Assalamu alaikum. Welcome to Rise and Shine on 365. Good morning. Good morning Zuhair. आपको पता है हमें फीडबैक किस चीज का बहुत अच्छा मिल रहा है? बताइए, मुझे तो नहीं पता। आपके कपड़ों का। अरे ना करे यार। हाँ। यार ये कैसे, मतलब ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ है कपड़े। कहाँ से? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इतना अच्छा वार्डरोब है आपका और फिर आप ऐसी बातें करते हैं। ये ऐसे ही है बस, यहाँ से ये पकड़ा उधर से किया, यार ये पहन ले यार जल्दी से, बस पहनना है। The whole idea is कि आप कैरी कर सकें, तो आप हाँ ये वैसे हो सकता है ऐसा। तो जनाब आज शो में बात करेंगे पाक जनूबी अफ्रीका मैच की, फिर बात होगी IMF के दौरे पाकिस्तान की, ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात तो मामूल की बात है। इसके बाद सियासत की गलियों में झांकेंगे कि जी कौन सी पार्टी क्या कर रही है। जनाब आज वर्ल्ड रेडियो डे है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, इस पर भी आवाज की दुनिया के दोस्तों। बिल्कुल। और आखिर में करेंगे एक बहुत ही हसास माशरती मौजू पर गुफ्तगू, तो जुड़िए रहिए राइज एंड शाइन के साथ। और अच्छी बात भी बताते चले, अच्छी बात भी हम साथ साथ बताते चले जी। अच्छी बात ये है that sometimes when things are falling apart they may actually be falling into place. तो कई दफ़ा हमें जो हमारी मसाइल होते हैं, कोई बड़ा सान्या होता है, हमें लगता है जी हम विक्टिम हैं और हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर एक्चुअली व्हेन यू सी इन द हाइंडसाइट वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। अपॉर्चुनिटी एंड एडवर्सिटी। बिल्कुल, कितनी सही बात की ज़ुहैर। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली टॉप स्टोरी हमारी बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए भी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतह के वफ्द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। पुरतपाक इस्तकबाल किया है, ये मनाजिर आप देख रहे हैं उनके वेलकम के, जब वो अपने तैयारे से उतर रहे थे। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मौजूद थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे। नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्तकबाल किया गया और उनकी आमद पर उनके एजाज़ में 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने तुर्क सदर को खुश आमदीद कहा और इंतहाई अहम ये दौरा है, इसमें मुलाकातें भी हैं, 1-on-1 मुलाकातें वज़ीर आज़म से हैं, सदर मुमलिकत से हैं और बहुत से मुआहदे भी ज़ाहिर होते हैं फिर। बिल्कुल। और पाक तुर्क दोस्ती जो है वो बहुत इम्बेडेड है हमारे ब्लड में। और जब भी हम देखते हैं कि ये इस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है और इस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, तो उससे बहुत अच्छा एक मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत होती है ये दोस्ती। तो इस दौरे से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे मुलाकातों से मुतालिक। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF मिशन को डोसिए और ख़त भेज दिया है जनाब, और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने इसकी तस्दीक भी की है कि इस्लामाबाद में IMF मिशन को डोसिए और ख़त भेजा गया है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा गया था एक ख़त, और इसमें आम इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक़ शवाहिद मौजूद हैं। IMF को इलेक्शन 2024 से मुताल्लिक़ गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट भी भिजवाई गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बानी PTI को ख़त मिलने की भी तस्दीक सामने आई है और कहा है कि ख़त में उठाए गए मदरजात संजीदा नौयत के हैं। ख़त आईनी बेंच की कमेटी को भिजवा दिया गया, तो उन्होंने ये मौका भी जाने नहीं दिया। IMF मिशन यहाँ पर मौजूद है, उनको भी ये ख़त लिख दिया है और उसमें मुमकिन तौर पर यही है कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है और ये मैंडेट उनका चुराया गया, ये IMF को भी लिख दिया उन्होंने। बट ये अब हमें पता चलेगा कि उनकी पार्टी क्या कहती है इस खत के बारे में। उनकी पार्टी तो हाँ IMF क्या कहती है, लेकिन हुकूमत ने बड़ी तनकीद की है। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है, उनके रहनुमा सीनियर रहनुमा ने कहा है कि हमेशा जब भी पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता है तो पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिल्कुल। और ये भी हवा में खबरें हैं कि आज तीसरा खत शायद आर्मी चीफ को डायरेक्टली ये उनके वकील फैसल चौधरी जो हमारे साथ भी शो में होते हैं अक्सर, उन्होंने ही कहा है, और उसके जो उसका कंटेंट है खत का वो अभी जारी किया जाएगा, लेकिन ये उन्होंने तस्दीक किया है कि एक तीसरा खत भी लिख दिया है और मुमकिन तौर पर वही उनका जो मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन पर वो कायम है कि बनाया जाए 9 मई से मुतालिक और इलेक्शन में धांधली और उनका मैंडेट वापस किया जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबा है। 2-3 खत हैं। अब इसमें रिस्पांस आपने सही कहा कि IMF का क्या आता है वो देखना है, क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि चीफ जस्टिस से मिलना ही एक बड़ी एक वन ऑफ इट्स यानी अजीब अलग सूरत हाल, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, वेरी अनयूजुअल। हाँ, तो जुडिशल रिफॉर्म्स की हम एक तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्या चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। अब थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता होता है।
دونوں کے دونوں رہنماؤں نے یوکرین وار ختم کرنے پر بات کی اور مستقبل میں ملاقات پر اتفاق کیا. پیوٹن نے ٹرمپ کو ماسکو آنے کی بھی دعوت دی. پیوٹن اینڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ بائیلیٹرل ریلیشنز, یوکرین اینڈ یو ایس رشیا پرزنر ایکسچینج پر گفتگو بھی کی. تو جی یہ بھی خوشائن بات ہے کہ وہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی ڈائلاگ ہو رہا ہے. اور جیسے کہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے یو ایس سے بھی پاکستانیوں نے یہی بولا کہ ٹرمپ از ایمفسائزنگ آن دا لوکل پرابلمز جو ان کی ہیں اور پھر بائیلیٹرل اس پہ وہ آ رہے. تو آئی تھنک دس از اے گڈ تھنگ. اور دیکھیں جو جنگوں کے خاتمے کے لیے خاص طور پر دیکھیں نا کہ پوٹن اور ان کے درمیان میں یہ رابطہ, اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے کیونکہ یہ جو یوکرین وار چل رہی ہے, پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو زیلنسکی ہیں یوکرین کے, ان سے بھی وہ رابطہ کریں گے, اس بات چیت سے متعلق ان کو بھی کانفیڈنس میں لیں گے اور جنگ کے خاتمے کا خاص طور پہ فوکس ہے کہ وہ کیا جائے. اور پہلے بھی کہہ چکے ہوں کہ دوست ہیں پوٹن ان کے, اس سے بات چیت ان کی جاری رہے گی. بالکل. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہو گئی. اب اچھا اگلی ایک اور ٹاپ سٹوری آپ کے پاس ہے. جی جی جی. انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے ہیں. جی ہاں, انڈین میڈیا کے مطابق جو یہ انلیگل انڈینز کی یو ایس ڈیپورٹیشن پر کافی دباؤ ہے اور پریزیڈنٹ یو ایس جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ متوقع طور پر انڈیا پر بھی ٹریڈ ٹیرفز بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو جی یہ جو ٹیرفز, اچھا ایک جیسے ٹرمپ آتے ہیں ٹیرفز بیک گراؤنڈ میں نظر آتے ہیں, تو وہ چائنا بھی سیدھی بات کرتے ہیں, وہ سیدھی بات کرتے ہیں. اور اب انڈیا پہ بھی ٹیرفز لگ رہے ہیں. تو یہ اور انلیگل امیگرینٹس کا جو مسئلہ ہے وہ یقینی طور پر بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے اس پر پیش رفت کی ہے اور پوری دنیا میں تشویش کی لہر, میکسیکو ہو یا پھر انڈیا ہو, پاکستان. بالکل. اور سیکنڈلی یہ تو یہ انلیگل امیگرینٹس تو کب سے وہ نعرے لگا رہے ہیں, کب سے وہ کہہ رہے ہیں, الیکشن کیمپین کا حصہ, منشور کا ان کا حصہ ہے. سو آئی تھنک آتے ہی ان کی جو پرانی چیزیں کچھ رہ گئی تھیں انہوں نے وہ اس پہ کام فوری طور پر اس پہ کام شروع کیا. تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز شو کا آغاز کس آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ سے کریں گے. کرکٹ کی بات کریں آج تو بڑا مطلب خوش ہے, ہاں خوش ہے پاکستان کے فینس. یہ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ کل تک جہاں ہماری چیزیں افسردہ ہو رہی تھی اور ہم شور نہیں تھے تو ہم بہت غمگین تھے. جیسے ہی پاکستانی شائنوں نے اچھا پرفارم کیا ہماری بتیسیاں بھاڑنے کا. شاہد بھائی نے کہا تھا شاید ہاشمی دھکا اسٹارٹ ہے تو وہ دھکا اسٹارٹ شاید دھکا اسٹارٹ اچھا ہو گیا. ڈاکٹر نعمان نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب, سینئر اسپورٹس اینالسٹ ہیں, ان سے انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم نیاز صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ us your time. وعلیکم السلام جی, always a pleasure to be with both of you. اچھا سر, یہ تو بتائیے, ہم سب آج شاہینوں کی وجہ سے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, تو شاہینوں کی کل کی فتح پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک تو جہاں تک فتح کی بات ہے نا, ایک تو یہ ایکسیپشنل کل ایگزیکیوشن ہوئی اور ایک اسپیکٹیکولر جیت تھی پاکستان کی. اچھا, اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ سسٹم کی فریلٹیز یا ٹیم کی سلیکشن اچھا نہ ہونا, کل وہ بھی اسی میچ میں آیا ہوا. لیکن جو آپ نے 352 رنز کا ٹارگٹ چیز کیا, تو اس کو ہم ذرا دو پیراڈائمز میں دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ بیک یارڈ میں بھی 350 رنز کرنا وہ امپاسبل ہوتا ہے. تو کل جو سلمان علی آغا اور جس طرح اپنا ہمارے کپتان محمد رضوان نے وہ جو پارٹنرشپ کی ہے 260 رنز کی, وہ صرف ایک ماڈرن کرکٹ کی پارٹنرشپ نہیں تھی, اس میں ریزیلینس تھی, کمٹمنٹ تھا, اس میں بہت زیادہ ایگزیکیوشن انوالو تھی, اس میں بہت ساری کنوکشن انوالو تھی, اور بہت مشکل ایک سٹیج سے وہ لے کے گئے. لیکن بہت سارے لوگ وہ 260 رنز کی پارٹنرشپ اور ان کی انڈیویجول 100 میں یہ بھول جائیں گے کہ جو انٹینٹ نظر آئی تھی ٹارگٹ کو چیز کرنے کی, وہ آج کل بہت کرٹیسائز ہوتے ہیں. بابر اعظم اور فخر زمان کے ساتھ جو انہوں نے اوپننگ کی, پہلے 6 اوورز میں انہوں نے 57 رنز جو کیے تھے, وہ آلموسٹ اٹ واز ایٹ 9.91 رنز پر اوور. تو وہاں سے نظر آ گیا تھا کہ دے ور گوئنگ فار دا ٹارگٹ. پھر اگر آپ نے دیکھا ہو ساؤتھ شکیل آئے جب بابر آؤٹ ہوتے ہیں تو اگین 8.82 رنز ہم نے مینٹین کیا, اور 2005 کے بعد پہلی مرتبہ ہوا کہ پاکستان نے پہلے 10 اوور میں 90 رنز اچیو کیے. تو وہاں سے آپ کی وہ جو ایک پلیٹ فارم تھا وہ آپ کو ملا. اچھا, سیکنڈ چیز جو ہے کہ ساؤتھ افریقہ
बहुत सारे क्रिटिक्स जो होते हैं, वो जो जिनको कहते हैं ना पेरेनियल क्रिटिक्स, वो ये कहेंगे जी बड़ी सीधी पिच थी, उनके पास वो मार्क जैनसन नहीं थे, कगिसो रबादा नहीं थे, उनके ओपनर्स 3 नहीं खेले. नो, दिस वाज एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस. अच्छा, इसने सेट कर दी टोन आपकी कि एक तो आप ये टूर्नामेंट ये वाला भी जीत सकते हैं, ट्रायंगुलर आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी का पैन आउट हो गया कि आपकी टीम में कमिटमेंट नजर आई, आपके मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया. अब एक मेरा इसमें थोड़ा सा ये था कि आपने 352 रन करवाए क्यों? ये तो वो जो ये जोहेब का भी यही सवाल था सर. तो जो वो वीकनेस हमारी है ना जी, वो ये हुई कि कल बहुत ही ज्यादा ग्लेयरिंग नजर आ गया कि रिजवान को बहुत मसाइल हो रहे थे. वो क्या मसाइल थे? आपके पास एक स्पेशल स्पिनर्स के साथ आप गए हैं जो कि नहीं बनता. आप जीत गए, यू कैन नॉट मास्क योर फेलिंग कि आपने गलत टीम पिक की हुई है. अब एक उसमें क्या हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि तकरीबन 150 रन 2 मैचेस में खा चुके हैं, और नसीम शाह, उनको आपने 10 ओवर का एक स्पेल होता है ना एक वनडे में, एक कोटा 10 ओवर, आपने उनको 5-5 स्पेल करवाए. आप उनको उस वक्त लेके आए जहां पे उनको बॉलिंग नहीं करनी थी. जैसे शाहीन ने 27 ओवर किया, इस तरह के 28 वहां पे वो नहीं आते थे. अच्छा, आपने जो आपका इब्रार अहमद था बेस्ट स्पिनर, उसको आपको पावर प्ले में लाना पड़ गया. आप 9वें ओवर में लाए, 11वें में लाए. उसकी वजह से आप एक स्पिनर क्योंकि शॉर्ट थे तो रिजवान को ये कांस्टेंट चेंजेस रिंग करनी पड़ी. फिर हसनैन पहली दफ़ा खेल रहे थे, हसनैन बिल्कुल भी ग्रिप में नहीं थे, उनको भी समझ नहीं आई. सो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो रिसोर्स था बॉलिंग का, वो आप बॉलिंग मैपिंग थी, वो बहुत ही मीडियोकर थी और बहुत ही. लेकिन डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही है, नथिंग टू टेक अवे, बॉयज से कोई यानी बैटर से कुछ हम ले नहीं रहे, क्रेडिट बहुत जबरदस्त उन्होंने खेला है. लेकिन डॉक्टर साहब आपने ये थोड़ा ऑब्जर्व किया कि बॉल तो बिल्कुल अर्ली ऑन भी ना स्विंग हुआ, बिल्कुल सीधे सीधे बॉल जा रहा था, और जो थोड़ा बहुत स्विंग हुआ बाबर ने उस पर अपनी विकेट दे दी, और जो थोड़ा सा स्विंग हुआ दूसरा उसमें फखर जमान अपनी विकेट देके चले गए. तो ये एक, हाँ, इस पर थोड़ी सी बात कीजिए ना, ये जरा कंसर्न है पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जैक्टली, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि आप ये देखें, क्रिकेट में ऐसा होता है, ये एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है यार. ये मेरा ख्याल है 27 साल पहले इतनी बड़ी पार्टनरशिप हुई थी, 4th विकेट की 275 की, वो तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे हो गया. लेकिन आप ये कहें कि ये कंसिस्टेंट रन हो सकता है, हर रोज सलमान अली आगा ये डिलीवर कर सकता है, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. नहीं, और ये भी बताएं कि दोनों दोनों जब तक खेल रहे थे बिल्कुल भी स्विंग मैंने नहीं देखा, ना स्विंग देखा ना मैंने टर्न देखा, जब तक रिजवान और ये सलमान खेलते रहे. कराची की प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पिचेस इन पाकिस्तान, जहाँ पे आपको उसमें 2 चीजें हैं. एक तो वो बॉल बड़ी अच्छी हाइट पे आता है, दूसरा बहुत तेज आके बल्ले पे लगता है. सो जो भी आप उसको टाइम करेंगे वो परफेक्ट होगा. गेंद जहाँ पे थोड़ा हिलेगा वहाँ पे अभी हमने बात की ना, सिस्टम की जो फ्रेलिटी है वो आपको नजर आती है कि आपके बैट्समैन टेक्निकली कितने वेल इक्विप्ड हैं और नहीं हैं, आपके बॉलर्स कैसे हैं. अब इस बॉलिंग के साथ वो ठीक है कि बहुत सारी स्टार कास्ट अब बहुत सारी टीमों में से निकल गई है चैंपियंस ट्रॉफी में, बट डू यू रियली थिंक कि इस बॉलिंग के साथ, इस बॉलिंग परफॉर्मेंस के साथ 350 अब रोज चेज करेंगे? नहीं बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर नुमान, व्हाट इज दैट वी टेक अवे फ्रॉम दिस मैच नेक्स्ट मैच के लिए? जी, वी टेक, देखें, एक तो इमीडिएट जो आपका है ना, वो तो अब आप यू शुड बी वेरी हाई ऑन योर हील्स के, आप में ये बहुत अचीवमेंट है. लेकिन अगेन, क्या आप अब भी अपने ईगो को साइड पे रख के टीम के बैलेंस को देख सकते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस, और आप क्या ये देख सकते हैं कि आपने बेसिकली जहाँ पे गलतियां की हुई हैं, अब जैसे शाहीन से या नसीम से आउट नहीं हो रहे, तो अब उसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप दूसरा स्पिनर, आप पार्ट टाइम में उसको बचाने के चक्कर में कल इब्रार को एक्सपोज करते रहे, और एक बार भी इब्रार भी एक्सपोज हो गया. अच्छा, नसीम को क्या हो गया डॉक्टर साहब? नसीम को आप यानी उसके अंदर वो जो निप था वो नजर नहीं आ रहा कोई, बिल्कुल वो एक मीडियोकर सा बॉलर लग रहा है. वजह क्या है नसीम शाह की इस परफॉर्मेंस? बैटिंग पे ज्यादा तो क्या करें? नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी अब कैप उतार रहा हूँ क्रिकेट एक्सपर्ट की, और मैं अपनी कैप लगाने लगा हूँ एज ए मेडिकल एक्सपर्ट. ही हैज नेवर अटेन्ड हिज फुल फिटनेस. इसको आज से 3 साल पहले इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, शोल्डर में नर्व दबी थी, शोल्डर का इशू हुआ था इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच में. फिर हमारे मेडिकल पैनल ने इसका कबाड़ा किया था. फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट इसकी कॉन्टैक्ट इंजरी हुई थी, वहाँ से वो रिहैब प्रॉपर नहीं हुआ. अगर आप देखें कि ये वही नसीम है जो पिंडी में भी
जैसी स्ट्रेट पिचेस पे भी गेंद इसका मूव करता था क्योंकि लेंथ पे होता था। ये थोड़ा सा पीछे आ गया हुआ है लेंथ पे। पीछे वो इसलिए आ गया हुआ, इट इज नॉट ओनली हिज एक्सपर्टीज, इट इज हिज इनएबिलिटी टू पिच द लेंथ जहाँ पे उसको करना है। इस वजह से जरा सा मार्जिन मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में बैट्समैनों को, तो वो हॉरिजॉन्टल बैट और वो इसको उधेड़ के रख देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट, आई एम 100% श्योर कि ही इज नॉट फुली बायोमैकेनिकली फिट, जो कि नसीम एक्चुअली है। और क्लासन की भी तो बात करें ना डॉक्टर साहब, वो हम भूल ही गए इस सब में। जो क्लासन ने क्या खेला है, performance क्या है, क्लास हाँ। परफॉर्मेंस है जी। हाँ सर ऑनरे क्लासन के बारे में एक छोटी सी मैं ये स्टेटमेंट दूंगा कि वाइट बॉल में वो अभी कल तो खैर नंबर 4 पे खेला, वाइट क्योंकि डेविड मिलर नहीं है, बट वाइट बॉल में वो शायद 5वें और 6ठे नंबर का बेस्ट बैट्समैन है इन द वर्ल्ड। और अगर आप देखें उसकी कल 4th 80+ था पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर आप ये देखिए कि जिसना वो आया है उसने शायद 14 गेंदों पर 7 रन किए थे। एंड देन एक्सेप्शनल उसकी बैट स्पीड है, एक्सेप्शनल वो लेंथ पिक करता है, क्विकनेस ऑफ फीट है, एंड he is one of the smartest white ball players contemporary international cricket में। और फिर ये हमें प्रॉब्लम अभी तक है। इस मैच में भी हमने ट्राई किया, कामरान गुलाम को बिठाया, सऊद शकील को हम लेकर आए, लेकिन 1 डाउन का प्रॉब्लम है। किसने खिलाना है, पर्ची डालनी पड़ेगी मेरे ख्याल से दोनों में से एक में कि किसको खिलाना है। देखें वो आप उधर मैं आपको बताता हूँ एक चीज, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया यार। एक तो देखें कल रिजवान ने बड़ी अच्छी बात की थी पोस्ट मैच में कि हम एक्सपेक्टेशंस हमारी बाबर आजम से इसलिए बहुत हाई हो गई क्योंकि उसका शुरू में बहुत एक्सेप्शनल रिकॉर्ड रहा। लेकिन अगर मैं अब भी देखूं तो वो एक साइड पे जब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट आती है, कल जो उसने 22-23 किया, शुरू के 17 उसी ने किए थे, पेस जो की थी। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वो इस वक्त एक रफ पैच में है, चाहे वो इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, रन्स नहीं हुए। तो अभी आपने जो उसने, अच्छा वो नंबर 3 पे उसकी दुनिया में बेस्ट एवरेज है वाइट बॉल में 60.17, 19 उसने 100 किए हुए हैं। आपने उसको जब वो प्रेशर में है और जब उसे रन्स नहीं हो रहे, वो आउट ऑफ फॉर्म है, क्रिटिसिज्म है, आपने उसको ओपन करा दिया। जब आपने ओपन करवाया, अब जो साउथ शकील है प्राइमरीली इज ए फैंटास्टिक मिडल ऑर्डर बैट्समैन, वो रोटेशन और स्ट्राइक वाला बैट्समैन है, वो रन्स लंबी लंबी हिटें मार के करने वाला बैट्समैन नहीं है। तो आपने बिल्कुल एक चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि आपने एक एडिशनल ओपनर नहीं रखा, आपने बाबर को कंपेलिंगली ओपन करा के और आपने अपने 2 स्लॉट्स खराब कर लिए। अच्छा फिर अभी आपने कमरान की बात की, नथिंग अगेंस्ट कमरान, बड़ी मेरिट पे 50 की एवरेज फर्स्ट क्लास में लेके आया। अभी हमने टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद हरेरा को डेब्यू करते हुए देखा, अभी हम तैयब ताहिर को देख रहे हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट अब बहुत पीछे रह गया और आपको मॉडर्न इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी टूल्स की। ये कमरान वगैरह इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह सिंक नहीं हो पा रहे जैसे साउथ आपको सिंक होता नजर आएगा आफ्टर 7-8 ईयर्स ऑफ फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस, लेकिन ये लड़के अभी नहीं आ रहे। तो आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें नंबर 3 नंबर 4 का प्रॉब्लम तब तक रहेगा जब तक यहाँ से ऑनेस्ट नहीं होंगे, दिमाग से ऑनेस्ट नहीं होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर नुमान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उसके बारे में भी बताएं। जो जिस तरह हम अभी चल रहे हैं फॉर्म में, सीक्वेंस में, क्या वही हम लेके चले हैं? साइंटिफिक गेम खेलती है न्यूजीलैंड, मुश्किल, और बहुत मुश्किल है। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है उनकी। हाउ शुड वी प्ले ऑन द स्ट्रैटेजी फ्रंट? मेरे से जी पहले जवाब बहुत ही आपके कॉलेज ने बेहतरीन दे दिया कि वो टेक्टिकल टीम है और वो अपने सिर्फ मेरिट पे नहीं जाती, वो साइंटिफिकली और वो पैन आउट करती है अपनी स्ट्रैटेजी। और उनके पास विलियमसन भी है। ओह यस, विलियमसन भी। और वो मुश्किल टीम है, वो मुश्किल टीम है। और अगर आपने इस किस्म की बॉलिंग करनी है जो आपने अगेंस्ट की, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि वैन ड्यूसन करना होना, एडन मार्करम करना होना, रायन रिकल्टन करना होना, ऊपर बॉलिंग में मार्को यानसन और कगिसो रबादा करना होना वाज अ बिग डिफरेंस। बट न्यूजीलैंड पूरा खेलेगा, लेकिन यस विद दिस कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ, फखर जमान न्यूजीलैंड के लिए जरा थोड़ा सा उनको तंग करता है। अच्छा अगेन आई डोंट नो पीपल विल एग्री और नॉट, कल बाबर भी लग रहा था कि ही वाज डूइंग एवरीथिंग राइट, वो ठीक है, अच्छी कवर ड्राइव लगी है उसकी, कवर ड्राइव भी, और वो जो मिड विकेट पे मारा उसने वो बहुत ही अच्छा। तो लेट्स होप, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली और स्पिनर्स भी उनके वो आपको तंग करेंगे, न्यूजीलैंड करेगा। ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो फिलिप्स है उसकी तरह का, मिचेल की तरह का प्लेयर, या फिर वॉशिंगटन सुंदर की तरह का प्लेयर, ये हमारे डाउन द ऑर्डर इस तरह के कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहे। ये वजह क्या है इसकी अभी तक, मुझे ही बताएं। सर एक तो खुद बनाने की कोशिश नहीं की, और फिर हम सिस्टम, मैंने भी आपको बताया ना, क्रिकेट चेंज हो गई। इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट ओनली अबाउट स्किल,
अब ये सुपरा स्पेशलाइजेशन है, तो आप टीयर क्रिकेट से नीचे से लेके आते हैं प्लेयर्स को, और जिनको फिर आप एज यू ग्रो तो उनको आप साथ लेके चलते हैं। उसमें टेक्निक है, उसमें बायोमैकेनिक्स हैं, उसमें सुप्रीम फिटनेस है, उसमें क्रिकेटिंग अवेयरनेस है, उसमें सिचुएशनल एडजस्टमेंट की अवेलेबिलिटी आप कितना कर सकते हो। तो हम लोगों का क्योंकि सिस्टम नहीं है, तो ये लड़के नेचुरल आके खेलते हैं, नेचुरल फ्लेयर पे। तो नेचुरल फ्लेयर एक हद तक ही लेके जाएगा ना आपको, जब इतनी साइंस हो गई है। राइट डॉक्टर नुमान, आपने बाबर की परफॉर्मेंस की बात की, क्या आपको लग रहा है ही इज अडैप्टिंग अ न्यू टेक्निक, या वो स्टाइल जो है उनका एक रेगुलर उससे हटके जरा परफॉर्मेंस दे रहे हैं? बाबर स्ट्रगल कर रहा है जी। बाबर स्ट्रगल इसलिए कर रहा है कि बाबर एक जनरेशनल बैट्समैन है, एक्सेप्शनल बैट्समैन है, और उसने शुरू में जो उसने दिखाया आपको वो उसका एक्चुअल है। उसके बाद आपने उसको कप्तान कर दिया क्रॉस 3 फॉर्मेट्स, वो कभी कप्तान वाला मटेरियल ही नहीं था। वो आपने उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी भी किया। फिर आपका जो आपको पता ही है कि हमारी क्रिकेटिंग अथॉरिटीज और पावर प्ले और ये सारा चल रहा होता है। फिर वो अपनी इनसिक्योरिटीज, फिर उसकी इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज आ गई। उसके बाद वो होता है इनका, बड़े प्लेयर्स का क्या होता है कि ये जब इंटरनली हिलते हैं तो इनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है, मेंटल कमिटमेंट होती है, वो टेक्निक में नजर आना शुरू हो जाता है। तो बाबर टेक्निक में नजर आना शुरू हो गया। तो बाबर तो अब उस तरफ चला है कि दोबारा, अब देखा आप कल एक स्टेटमेंट आ रही थी कि मुझे किंग शिंग ना कहो। किंग शिंग का बिल्कुल सही है, ये प्रेशर है उसके He ऊपर। understands that ये मॉडर्न pressure डे है। क्रिकेट में जरा वो फिट नहीं हो पा रहा। राइट डॉक्टर साहब, आखिरी थोड़ा सा एक सवाल हारिस रऊफ पे भी कर दें, फास्ट बॉलर है वो अपना एक बार फिर आप डॉक्टर का कैप आप डॉक्टर का क्या कैप मसला है फिटनेस? पहनने कि क्या फिटनेस में जरा आगे पीछे नजर आ रहे हैं वो? हारिस रऊफ इज द फिटेस्ट फास्ट बॉलर इन पाकिस्तान जी। अच्छा, बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगेन अ बिग ब्लंडर ऑफ द मैनेजमेंट, जिसकी वजह से आपने उसको इंजर्ड करवाया। एक तो वो कभी भी रेड बॉल का और लंबी क्रिकेट का बॉलर नहीं था। वो लाहौर कलंदर के कैंप से आया, ऑस्ट्रेलिया गया, वो स्पेशलाइज वाइट बॉल T20 फास्ट बॉलर, एक्सेप्शनल पेस, एक्सेप्शनल फिटनेस। आपने क्या किया कि अभी आपको जब दुर्गत बनना शुरू हुई, आपको जब टेस्ट मैचेस में फास्ट बॉलर नहीं मिल रहे, आपने एक रॉन्ग टाइम पे उसे, वो ऑस्ट्रेलिया में आपको जिता के आया, साउथ अफ्रीका में बेहतरीन बॉलिंग की है वाइट बॉल, आपने उसको ट्रॉफी में 43 ओवर करवा दिए यहाँ पे, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। ना आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपने क्वालिफाई किया हुआ है। उसने 43 ओवर्स किए, उसका स्ट्रेच हुआ हुआ है। वो स्ट्रेच जो है, क्योंकि जब बहुत टफ आपके मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, वो जब स्प्रेन होते हैं तो वो एब्डोमिनल मसल, पेट के मसल भी साथ ले गया। तो दैट इज बेसिकली अ टेक्निकल एरर कि आप उसको रेड बॉल में लंबे 2 मैच। अब आप क्या देख रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएगा हारिस, या फिर हमें हसनैन सईद के साथ ही जाना पड़ेगा? और नहीं, देखें हसनैन तो नहीं, अभी आकिफ भी आपने लिया है, हालांकि अब एक स्पिनर ले लें तो बेहतर होगा। अल्लाह करे कि हारिस का सिर्फ बॉलिंग नहीं है जी, दैट इज हिज एबिलिटी टू गिव 200% एटीट्यूड, एग्रेशन, ही एलिवेट, जो शादाब एक टाइम पे किया करता था। पर मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि हारिस अवेलेबल होगा, थोड़ा डाउट। डॉक्टर नुमान नियाज, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आपका बहुत, आपसे बात करके हमें बड़ा मजा आता है। बड़ी क्लियर डेफिनेशन ऑफ क्रिकेट अवेयरनेस, हेल्थ, फिटनेस एंड क्रिकेट, बिल्कुल तो इट्स 3 in 1। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं IMF का विजिट जो पाकिस्तान में हुआ है उसमें। जी मईशत की भी हम बात करते हैं। IMF की टीम के दौरा पाकिस्तान के दौरान मुलाकातें भी हुई हैं। वैसे तो IMF की टीम्स पहले भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है, लेकिन ये टीम अपनी नौइयत के हवाले से गुज़श्ता टीम से मुख्तलिफ है। टीम गवर्नेंस, अदलिया की आज़ादी, जजेस की तकर्री और बदउनवानी जैसे मामलात का जायज़ा लेने आई है, और इस सिलसिले में वजारत ख़जाना का ये कहना है कि IMF पाकिस्तान को रहनुमाई और इमदाद फराहम करने आई है। इससे मुताल्लिक़ हम बात करते हैं अपनी नौयत का, क्योंकि मुनफरिद ये दौरा है, तो इसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है। हमारे साथ माहिर मौशियात चौधरी अकमल साहब ने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। सर ये बताइए। जी वालेकुम सलाम। जी सर ये बताइए, IMF का ये जो दौरा पाकिस्तान है गुज़िश्ता 2 रोज़ से किस हद तक मुख्तलिफ कहा जा सकता है इसको? बड़ा डिफरेंट किस्म का दौरा है ये, क्या कहेंगे आप?
देखें, टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करने से पहले ना मैं थोड़ा सा एज ए पाकिस्तानी अगर कहूँ ना, तो मुझे तो बहरहाल मेरे लिए तो एक अफसोस का मुकाम है जी। कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें अब मदाखलत जो है वो इस हद तक हो गई है। और एज ए पाकिस्तानी और एज ए मुस्लिम आप देखें कि हम वो कौम है या हमारा वो मज़हब है जो तिजारत के ज़रिए फैला, और आज जो है वो हमें तिजारत के और इन्वेस्टमेंट के उसूल सिखाने के लिए जो है वो IMF आ रहा है। हमें जो है ना वो इंसाफ सिखाने के लिए IMF आ रहा है। हम वो लोग हैं जिनके हुक्मरान कहते थे कि दरियाए फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूख या प्यास से मर जाए तो उस कौम का रहनुमा जिम्मेदार है, और अगर नबी की बेटी भी जो है वो कोई जुर्म करे तो उसे भी करार वाकई सजा मिलेगी। तो कानून और इंसाफ के हम इतने वारिस हैं हम। लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी अपनी हिकमत अमलियों की वजह से, हमारी अपनी पॉलिसीज की वजह से आज जो है वो IMF हमारे यहाँ पे आ रहा है। नाउ कमिंग टू द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दिस, पहली बात तो ये है कि ये जो दौरा है एक कोई अनप्लैन्ड किस्म का नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन वाले बड़े नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं कि जी वो यहाँ पे जो धांधली हो गई थी उस चक्कर में मैं नो नो 2018 से IMF की ये एक पॉलिसी है कि जिन जिन ममालिक में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से मसाइल हैं, या करप्शन के हवाले से, सिविल लॉज के हवाले से, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके एसेट्स को डिस्क्लोज करने के हवाले से, तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। और उस हवाले से श्रीलंका का भी ये वक्त जो है वो ऑलरेडी दौरा कर चुका है। तो ये दिस इज नथिंग विद रिलेशन टू द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन चॉइस साहब देखिए, श्रीलंका का भी दौरा उसी नौयत के देखे ना, श्रीलंका उसी उसमें खड़े हुए हैं ना, उसी सफ में खड़े हुए हैं हम। श्रीलंका का भी दौरा ना किया। अच्छा, इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जो मामला है, रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, तो मईशत से ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है और इसी में करप्शन के भी मामलात हैं। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपने देखा कि हमारा बढ़ा भी है, करप्शन बढ़ी है पाकिस्तान में। तो ये कितना तशवीशनाक हमारे लिए हो सकता है आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट को के तनाजुर में? इन्वेस्टमेंट जो है ना वो उसकी बुनियादी जो जरूरत है ना, कोई भी इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे कि जहाँ पे इस किस्म, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ ना हो, जहाँ पे इंसाफ ना हो, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं जैसे SCCP है, नेप्रा है, FBR है, FIA है, वो अपने जो है ना वो मेरिट के ऊपर ना काम कर रही हो और वहां पे करप्शन हो, तो आपको कहाँ से इंसाफ मिलेगा? आप अपना पैसा ऐसी जगह पे तो कभी भी नहीं लगाएंगे। तो ये बुनियादी शर्त है, इंसाफ का उसूल उस मुल्क में होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट लाने की किसी भी मुल्क में बुनियादी शरायत है। ये अगर IMF का वफ्द ना भी आए तो हमें खुद ये काम करना चाहिए था। मैं अफसोस इसी बात पे तो कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हमें ये सब चीजें खुद करनी चाहिए थी। IMF आज हम वो जाएगा, जैसे उन्होंने अदलिया का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन वालों से ये मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाएंगे, स्टेट बैंक के गवर्नर से मुलाकात करेंगे, और उन सब से मुलाकात करके उनसे ये इंटरव्यूज कर रहे हैं और उनसे ये जायजा ले रहे हैं कि हमारे यहाँ कहाँ पे खामियां हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये एक रिपोर्ट बनाएंगे और तजावीज देंगे कि जी ये तजावीज हैं, इनके ऊपर आपने अमल दरामद करना है। तो ये एक शॉर्ट टर्म नहीं है, इट विल टेक अ ईयर और सो टू टेक प्लेस देयर सजेशंस। सर, आपने करप्शन की बात की, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की भी ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है पाकिस्तान की। अच्छा सर, आप एक तरफ ये कह रहे हैं और एक तरफ हम सुनने में आ रहा है कि चीफ जस्टिस का ये भी कहना है कि IMF के ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। कितनी हकीकत नज़र आती है आपको सर इस बात में? देखें, जैसे मैंने लोकल इन्वेस्टर की बात की है, FDI भी उसी मुल्क में आती है जहाँ पे लॉ एंड जस्टिस होगा, जहाँ पे करप्शन नहीं होगी, जहाँ पे बिजनेस के लिए आसानी होगी, वहीं पे लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जहाँ पे ये चीजें लैक करती हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वहाँ पे फिर कर्जे आती हैं या वहाँ पे खैरातें आती हैं। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है। मैं दुबई की मिसाल आपको दूंगा, सऊदी अरब की मिसाल दूंगा। उन्होंने अपने सिक्योरिटी के मसाइल के ऊपर, अपनी दीगर चीजों के ऊपर काबू पाया हुआ, तो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को तरसते हैं कि यार हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली और हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें। और एक हमारा मुल्क है जहाँ पे
جی ہاں، سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ کہ سیکیورٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہماری جو لا اینڈ آرڈر جس کی بات کرتے ہیں، لا اینڈ آرڈر میں صرف اور صرف سپریم کورٹ نہیں آتی. اس میں جو اتھارٹیز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں، جو سول سرونٹس ہیں، اگر وہی کرپٹ ہوں گے، ان کے ہی اثاثے ڈکلیئر نہ ہو، ڈیجیٹلائزیشن. اور یہ تو IMF سے باقاعدہ حکومت جو ہے وہ طے کر چکی کہ 2025 میں سول سروسز کے ریفارمز کو لائیں گے، جہاں پہ ان کے جو ایسٹس ہیں، جتنے بھی سول سرونٹس ہیں، وہ ڈیجیٹلائز ہوں گے، وہ باقاعدہ سب کو ڈسکلوز کریں گے، اور FBR جو ہے اس کے اوپر پراپر کرے گا. مانیٹرنگ کا اور ایک سسٹم امپلیمنٹ بالکل، اور کرے. پبلک سیکٹر میں بھی، پرائیویٹ سیکٹر میں. اچھا یہ بتائیں کہ ہم ایک طرف تو ہم ٹیکس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، ٹیکس نیٹ میں اضافے کی بات کر رہے ہیں، SIFC کا قیام ہے، ون ونڈو آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ معاملات ہیں، آسٹیرٹی رائٹ کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن صورتحال اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے چودھری صاحب. یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم صرف یہ بات کہہ ہی رہے ہیں اور کر نہیں رہے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. امپلیمنٹ اس وقت ہوں گی جب جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، وہ جو ہمارے یہاں پہ قوانین آلریڈی موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن اگر ہوگی آن گراؤنڈ تو ہی جو ہے نا وہ نظر آئے گی نا. ایک طرف آپ دیکھیں جو پاور ٹیرف ہے، بجلی کی قیمتیں ہوں یا گیس کی قیمتیں ہوں، وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. وہ بزنسز کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں رہا کہ ہم جو وہ بزنس کر سکیں. انڈسٹریل سیکٹر آپ کے سامنے ہے، اس کی پرفارمنس لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ گرو نہیں کر پا رہی. آن دی ادر ہینڈ ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں، جہاں پہ اگر کراپ اچھی ہو جاتی ہے تو مڈل مین جو ہے نا سارا پروفٹ لے جاتے ہیں. کراپ بری ہوتی ہے تو بھی جو ہے نا وہ کسان پستا ہے. تو ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے نا وہ اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ سب چیزوں کے اوپر قابو پانے کے لیے وی ہیو ٹو اڈاپٹ دی اسٹرکچرل ریفارمز، کہ مڈل مین کا خاتمہ ہو، FBR کے جو ٹیکس سے جو لوگ نکلے ہوئے ٹیکس سرکل سے، ان کو واپس ٹیکس سرکل میں لایا جائے، تاکہ ایسے لوگ جن کے وہ ٹیکس امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا، وہ بیچارے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، اور جن کے اوپر ہوتا ہے وہ جو ہے نا تھوڑا سا ٹیکس دے کے فارغ ہو جاتے ہیں. سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بہت سارے سیکٹرز میں یہ چینجز لانے کی ضرورت ہے اور ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. چودھری اکمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت ہی کلیئر کٹ اور ویری آنیسٹ تجزیہ پیش کیا. سو وہی بات ہے، IMF کے آنے پہ بڑی آمد ہے، بڑی آمد ہے، بٹ ایکچولی مسائل جو ہیں وہ ان مسائل کی وجہ سے. بالکل. اور IMF سے ہم نے جان کب چھڑانی ہے، یہ بھی ایک عام پاکستانی کا سوال ہے کہ کب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے. اور وہ جو ڈکٹیشن ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کو پیسہ دے رہا ہے پھر وہ ڈکٹیشن بھی اس کی لینی پڑے گی اور آپ کو ماننی پڑیں گی ان کی باتیں. تو یہ کب صورتحال بدلے گی انشاءاللہ جی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہوپ فلی بدل رہی ہے، بریک لیتے اور پھر واپس آتے. صحیح. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جو پاکستان سے دور ضرور ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. جی اسی طرح ہمیں آج جوائن کیا ہے ڈاکٹر سہیل منیر، IT بزنس مین ہے، دبئی سے ان کا تعلق ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. ڈاکٹر سہیل السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. مائی پلیجر جی. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے کہ ابھی تو جو وقف آیا تھا دبئی، ان کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی جی کا دورہ ہوا تھا، اس میں بھی آپ شامل تھے. کیا چیزیں ہم کس ڈائریکشن میں پاکستان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں آن دی انٹرنیشنل پلیٹ فارم؟ میٹنگ میں کیا ہوا، کوئی خاص بات ہوئی، اس کے بارے میں بتائیے. یہ پرائم منسٹر جو ہیں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ ایک ہوتا ہے دبئی میں ہر سال، جس میں کہ گلوبل لیڈرز، گلوبل تھاٹ لیڈرز آتے ہیں. ہاؤ ٹو ریفارم گورنمنٹ، ہاؤ دا گورنمنٹ ان اٹ سیلف از ایوالونگ. اور اس کی پرائم منسٹر اور ان کا جو وفد تھا وہ اس پہ اسے اٹینڈ کرنے آیا تھا. اینڈ بیسکلی اس کی سائڈ لائنس پہ پرائم منسٹر وانٹیڈ ٹو میٹ دی پاکستانی کمیونٹی، the businessmen in Pakistan or Pakistani businessmen in UAE and other professionals, addressing, looking at what are their needs, getting suggestions from them. تو یہ جو ایونٹ ہوا تھا اس میں انیشلی تو آف کورس پرائم منسٹر وانٹیڈ ٹو گیو این اپڈیٹ ایز ٹو جو کرنٹ اکنامک سچویشن ہے، اس میں کیا امپروومنٹس پچھلے سال میں ہوئی ہے، اینڈ what are the what is basically the government planning and thinking. اس میں کیونکہ فائنانس منسٹر بھی تھے اور کچھ اور منسٹرز بھی تھے،
तो पाकिस्तान में जो एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है अराउंड उड़ान पाकिस्तान, तो उन्होंने उसको एलैबोरेट किया. बट कम्युनिटी का इन जनरल कुछ इश्यूज जो रेज हुए, एक ऑफ कोर्स इस वक्त एक बड़ा बर्निंग इशू है कि पाकिस्तानीज को वीजाज में और पाकिस्तानी बिजनेसेस को यूएई में वीजाज में एक सिग्निफिकेंट इशू पिछले 1 साल से हो रहा है. तो ओवरऑल कम्युनिटी ने ये चीज बिल्कुल रेस की कि यूएई एक बड़ा मेजर बिजनेस पार्टनर है पाकिस्तान के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स उनकी एक प्रायोरिटी है. एट द सेम टाइम अच्छा, वीजाज में रुकावट की वजह क्या आ रही है? गवर्नमेंट अगर बात की जाए उसकी सतह पर, तो क्या रुकावट क्या आ रही है, किस वजह से? सर मैं आई एम नॉट प्रिवी टू दिस कि क्या वजूहात हैं, बट डेफिनेटली इस वक्त एक प्रॉब्लम जरूर है. जो प्रोफेशनल्स भी हैं, जब वो पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं इधर, तो उनको वीजाज नहीं मिल रहे हैं. वो कॉन्फ्रेंसेज में आना चाह रहे हैं, वो नहीं मिल रहे, ट्रेड विजिट्स में नहीं मिल रहे. तो प्राइम मिनिस्टर को जो एक जनरल सजेशन दी गई कि प्राइम मिनिस्टर शुड एट अ प्रायोरिटी टेक दिस अप, और सबसे पहली चीज ये है कि जहां वैसे तो आम पाकिस्तानीज के लिए भी वीजाज का इशू नहीं होना चाहिए, बट कम से कम जो बिजनेस नीड्स हैं, जो ट्रेड नीड्स हैं, वहां पे ट्रेड बॉडीज को एंगेज किया जाए. और जहां पे ट्रेड बॉडीज, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज जहां पे अपने रेकमेंड नॉमिनीज दे रहे हैं, तो उनके लिए तो कम से कम इंश्योर किया जाए कि वो वीजा फौरी तौर पे फैसिलिटेट किया जाए. तो एम्बेसडर साहब भी थे वहां पे, प्राइम मिनिस्टर भी थे. तो ये बातें, अच्छा सुनील साहब मुझे ये बताइए, एक और चीज आपकी क्या इस बारे में डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान में आईटी सेक्टर बड़ा मुतासिर हुआ है गुज़श्ता 5-6-8 महीनों की हम बात करें तो बिजनेसेस बहुत मुतासिर हुए हैं, और उसकी वजह इंटरनेट की बंदिश और फिर वीपीएन वगैरह के इशू हैं. तो आपकी दुबई में ये मामला ऐसा है कि जिस पर बात की गई आपकी तरफ से हुकूमत पाकिस्तान में? बिल्कुल इस पे की गई. 2 लोग इस मीटिंग में थे. एक मुदस्सिर शेखा साहब थे जो करीम के फाउंडर और सीईओ हैं, और दूसरा हुसैन दाऊद साहब थे. इन दोनों ने, खासकर मुदस्सिर साहब ने इस बात को रेस किया कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट, जो देखें हमारा इस साल एक्सपोर्ट जो हुई है इन द लास्ट ईयर, दैट वाज रिकॉर्ड. हमने $3.5 बिलियन क्रॉस किया है नॉलेज इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पे, और एक्चुअल वैल्यू उससे भी बहुत ज्यादा है. एक्चुअल वैल्यू मैं इसलिए कहता हूँ कि टिपिकली एक्सपोर्ट यानी कि अगर एक कंपनी दुबई में है और वो एक्सपोर्ट कर रही तो सिर्फ अपनी कॉस्ट पाकिस्तान भेजती है, जो ओवरऑल वैल्यू जनरेट होती है उस पाकिस्तानी एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है. मगर बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू ओवर द लास्ट 1 ईयर, ये परसेप्शन जो कई साल लगे थे बिल्ड करने के लिए कि पाकिस्तान इज अ वाइबल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, और उसके ऊपर हर गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट की है, वो डेफिनेटली परसेप्शन बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है. आपकी साख मुतासिर हुई है. इवन यूएई और बाकी मुल्कों में पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को अब बिजनेस मिलना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हर एक को पता है ये इंटरनेट इश्यूज हैं. तो एक तो इसके ऊपर डेफिनेटली अगेन ये चीज रेस की गई बार बार. ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ने श्योर तो किया है कि इस चीज के ऊपर वो सीरियसली काम भी करें, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आज भी ये इशू रिजॉल्व हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट कई साल रहेगा. मैं अगर एज अ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर फ्रॉम पाकिस्तान एक कंपनी जाता हूं और यूएस में, यूके में, यूएई में अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूं, तो सबसे पहला कंसर्न ये रेज होता है कि जी आपके पास इंटरनेट स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, तो आप हमें ये सर्विसेज रिलायबली कैसे दे सकेंगे. तो दिस इज अ वेरी बिग इशू विच इज एब्सोल्यूट प्रायोरिटी. प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते रहे हैं कि मेरे लिए नॉलेज इकोनॉमी एक्सपोर्ट और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल. प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम को टास्क भी दिया हुआ है कि अगले 3 से 4 सालों में इस चीज को 10 बिलियन प्लस क्रॉस करना है, 3 गुना करना है. तो अगर आपने 10 बिलियन क्रॉस करना है तो वो मुमकिन नहीं है जब तक इस इशू को एड्रेस ना किया जा सके. एट द सेम टाइम वीजा इशू इज हर्टिंग यू, क्योंकि मैंने अगर एक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान से दुबई आना है, मैं नहीं आ पा रहा, फिर आपकी एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम आपकी वो लेबर और ओवरसीज पाकिस्तानी की रेमिटेंसेज हैं, तो अगर वो कॉन्स्टेंटली स्टॉप हो रही है. यूएई इज द 3rd डेस्टिनेशन जिसमें आपके सबसे 3रे नंबर पे है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए. तो अगर वो नंबर्स कम होते जाएंगे तो सर्टेनली यू आर गोइंग टू सफर. एक तो ये इशू है.
दूसरी जो चीज इसमें डिस्कस हुई, हुसैन दाऊद साहब ने भी ये बात की और उन्होंने भी बात की कि नाउ इज द टाइम कि दो चीजें, एक गवर्नमेंट शुड गेट लीनर, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस को फैसिलिटेट करना है, तो गवर्नमेंट शुड गेट लीनर, फोकस ऑन दैट। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो सारी दुनिया में भी हो रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नमेंट के प्रोसेसेस कैसे डिजिटाइज किया जाए जिससे कि गवर्नमेंट छोटी होगी, लेस एक्सपेंडिचर होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आएगी। तो एज आप लोग को पता ही होगा कि एक लैंडमार्क बिल लास्ट मंथ पाकिस्तान में पास हुआ विच इज कॉल्ड द डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल, जिसके अंदर एक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का कयाम हो रहा है बिल्कुल। और एक डिजिटल कमीशन का कयाम हो रहा है। तो वो एक बड़ी लैंडमार्क चीज थी कि जहां पे देयर इज अ कमिटमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके ऊपर भी बात हुई। तो आई गेस क्योंकि टाइम थोड़ा था तो 5 से 6 लोग अपने सवाल रेस कर सके थे, पर सवालों का पॉइंट इसी के अराउंड था। एंड प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली शोड हिज कमिटमेंट कि दे आर सीरियस अबाउट दिस पार्ट। डॉक्टर सुहेल, आप इनके जो भी कंसर्न्स थे, जो जवाबात मिले आपको, उनसे आप सेटिस्फाइड थे? देखिए, ऐसे फोरम्स में तो यही हो सकता है कि कम्युनिटी, क्योंकि आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम होता है और बहुत सारे लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रेस करने होते हैं, बट कंसेंसस यही हर एक का था कि forget the political divides or anything. Right now, the important part is कि it's a national emergency to look at. बिल्कुल, सबको मिलकर काम। सुहेल साहब, बहुत सीरियस बातें हमारी हो गई। अब आप ये बताएं, वहाँ वक्त कैसे गुजरता है, पाकिस्तान को कैसे याद करते हैं, और अपना रूटीन थोड़ा सा इस बारे में जरा लाइटर नोट पर हम इसको इख्तिताम करेंगे ना बातचीत को। सर, वक्त अच्छा गुजरता है। बात ये है कि मेरा अपना सेक्टर इज अराउंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स एन एरिया कि जहाँ मेरी एक्सपर्टीज है। मैं क्रिकेट वगैरह होने वाली है अभी तो क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट होने वाली है और टिकट्स खरीदे हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के गेम के, मगर दिल थाम के जाइएगा क्योंकि चांसेस कम बहुत होती है जब हारते हैं सर। तो मसला है कि वहाँ इंडियंस भी होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हारना। कोई बात नहीं सर, सोच रहा हूँ कि क्या किया। वो कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे, वो आतिफ ने कहा था ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। सर, वी ऑलवेज गो विद अ पॉजिटिव माइंड एंड और जो जीतता है उसको भी हार पहनाया जाता है। सो सर, हमारे पास ये सारे अपने बैक एंड पे ये चीजें हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। डॉक्टर सुहेल मुनीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस एंड आपने अपना तज्जिया पेश किया। थैंक यू। सही कहा ना, अब तो आदत सी है मुझको, और वही है ना वो लाइन में जहाँ खड़ा होता हूँ, जिस हमारी बात हो रही है वहां भी दुबई में वो तैयार है इस बात के लिए कि हार निश्चिंत है, लेकिन अगर जीत गया तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जीत अगर होगी तो वो तो बोनस है ना, हम उसका सोच के नहीं जा रहे। तो जनाब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइएगा। हम ब्रेक के बाद और भी मजीद भी टॉपिक्स हैं जिन पे बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात होती है पॉलिटिक्स पे। बिल्कुल, पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे और विफाकी सतह की पॉलिटिक्स की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन सिंध की सतह पर भी ज़रा पॉलिटिक्स की बात करनी है हमने। एमक्यू पाकिस्तान में जो इख्तलाफात है उसकी जो खबरें आ रही हैं, अब कहा जा रहा है कि एक मुस्बत पेशरफ्त हुई है, इख्तलाफात अब कम होते जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए बता दें कि बहादुराबाद मरकज़ पर जो कुछ एक हफ्ते पहले होता रहा, वो सबने देखा कि ग्रुपिंग नज़र आई हमें, और पहले एक धड़े की तरफ से एहतजाज किया गया, फिर उसके बाद दूसरा धड़ा आ गया, उनकी तरफ से उनकी कुछ ख़वातीन भी आई, वो एहतजाज किया गया। मुस्तफ़ा कमाल का मामला और ये उनके जो कन्वीनर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनके दरमियान जो रिफ्ट एक नज़र आ रही थी। फारूक भाई हमारे साथ थे कुछ दिन पहले भी और इस वक्त भी हमारे साथ हैं। इंट्रोड्यूस हम करा देते हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ है। लेकिन जब पहले थे हमारे साथ तो इन्होंने कहा था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इस तरह की, और उसके बाद ही दो चार दिन बाद खुलकर ये मामला फारूक भाई से खुद ही बस शुरू करते हैं। क्या वक्त ज़ाया करना। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया फारूक भाई। जी
वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा सर, ये बताइए, सबसे पहले तो बात आफाक अहमद साहब की कर लेते हैं। गिरफ्तारी की बात है, उनकी बात पर पुलिस जराए का इश्तिहाल के अंगेज बयान मुताबिक दिया इश्तिहाल अंगेज जो बयान था उस पर वो गिरफ्तार हो गए। आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जो गिरफ्तारी जितनी उजलत में की गई है, जी उतनी अगर काश उजलत दिखाई जाती जिन डंपर कंटेनर्स ने या उनके जो इल ट्रेंड या गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर से जिस तरह कीमती बेशबहा जो जानों का इतलाफ किया, जो खून नाहक बहाया, जी और उसके पीछे जो उनकी सरपरस्ती करने वाले, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारों में हो, चाहे हुकूमत में और इंतजामिया में हो, चाहे वो इस डंपर कंटेनर के वो मालकान हो जो मादर पिदर आजाद है, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जिनकी अपनी रियासत है, जिनका अपना कानून है, काश उनकी गिरफ्तारी में भी उतनी ही उजलत और उतनी ही जल्दी दिखाई जाती, तो मेरे ख्याल में लोगों के जो सेंटिमेंट चिरागपा होते हैं, मुश्तिल होते हैं, जो गम गुस्सा है, उसको पैसिफाई किया जाए, या कम से कम चीफ मिनिस्टर या हुकूमत के किसी वजीर की तरफ से कोई कंसोलेशन होती, कोई बयान होता, कोई मुआवजे की बात होती, और लोगों के घरों पर लोगों को भेजा जाता, उनके जख्मों पर मरहम रखा जाता, और आइंदा इसके सद्देबाब के लिए कमीशन बनाया जाता। देखें, एक वाकया हुआ था 1985 में, बुशरा जैदी, एक कराची की तालिबा जो है वो उसे मिनी वैगन ने कुचल दिया था, लोग सड़कों पर आ गए थे। उस वक्त तो कोई आफाक अहमद नहीं था, उस वक्त तो कोई अल्ताफ हुसैन नहीं था, उस वक्त तो कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार या मुस्तफा कमाल नहीं थे। तो मेरे ख्याल में अगर हम लोगों के जज्बात की तर्जुमानी ना करें, और अगर यही हम बात है तर्जुमानी करते हैं, फारूक भाई। अभी आपके अपने हाथ अंदरूनी में लेंगे, इत्तलाफात की तो बात करेंगे, आफाक अहमद की गिरफ्तारी की बात चली निकली है, तो इस पर ये कि लोग ये कह रहे हैं कि आफाक अहमद ने कैपिटलाइज किया इस इशू को, और कराची के लोगों की जान से जुड़ा हुआ ये मामला था, लेकिन आपकी जमात जिसकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है, वफाकी सतह पर भी है, यहाँ भी सूबाई सतह पर भी है, आप कोई वोकल इसमें दिखाई नहीं दिए, और आफाक अहमद ने आवाज उठाई और इस पर लोगों ने कुछ साथ भी दिया, जाहिर है। नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप अगर गवर्नर सेन कामरान टेस्टरी को एमकेएम का गवर्नर समझते हैं, अवामी गवर्नर समझते हैं, तो उन्होंने तो जितना सख्त तरीन 2-3 मरतबा इस पर स्टेटमेंट नहीं, दिया। वो तो विफाक के प्रेस नुमाइंदे हैं ना, वो कॉन्फ्रेंस एमकेएम के गवर्नर नहीं ना, विफाक के नुमाइंदे हैं। आप अपनी जमात ही उसकी बात करें। नहीं, मेरे ख्याल में एमकेएम के नुमाइंदे हैं, एमकेएम के गवर्नर है, 10 मरतबा उन्होंने पब्लिकली ये बात कही है, और 10 मरतबा एमकेएम पाकिस्तान ने उनको ओन करके उनके सारे कामों को सराह के उनके हर बयान को जो अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं, तो गवर्नर, और फिर मेरे कई इंटरव्यूज उठाकर देख ले, उसमें मैंने इंडिविजुअली मॉर्निंग शोज हो, इवनिंग शोज हो, उसमें मुस्तकिल ये डंपर कंटेनर की तरफ से जो बहीबाना कत्लेआम जारी है, 100 से ज्यादा लोग अफराद कराची के बेगुनाह शहीद हुए जनवरी के महीने में और साल के अवाइल में। मेरे ख्याल में काफी हमने ये बात की है, और आज भी मैं आपके सामने मजम्मत कर रहा हूँ, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आफाक अहमद की गिरफ्तारी इस मसले का हल थोड़ी है। आफाक अहमद बयान ना भी देते और अगर इस सिचुएशन पे कैपिटलाइज ना भी करते, तो भी ये इश्तिहाल अंगेजी होनी थी, लोगों को सड़कों पर आना था, और ये डंपर कंटेनर के साथ ये सलूक होना था, ये लाजमी था। बताइए कि जब कहीं से दाद रसी नहीं होगी, कोई आपको पूछने नहीं आएगा, कोई आपकी जानों को जान माल इज्जत आबरू की कोई हिफाजत नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद ये सुबह ही जिम्मेदारी, अगर ये कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जंगल का कानून भी कोई कानून होता है। फारूक भाई देखिए, अवामी बात तो ज़ाहिर है आप तब करने की पोजीशन में होंगे ना जब आपकी पार्टी के अंदर यकसुई होगी। अब इख्तलाफात की बात करते हैं आपकी पार्टी के अंदर जो खुलकर सामने आए। एक तो ये कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि उन लोगों की कोई जगह नहीं है जो जिन्होंने एहतजाज किया बहादुराबाद मरकज पे, लेकिन फिर मुस्तफा कमाल इस पर पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि जिन्होंने एहतजाज किया उन्होंने अपने कंसर्न शो किए, उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, वो हमारे ही लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं आप, कोई उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किए हैं या नहीं? मेरे ख्याल में अगर आप समझते हैं कि अब भी खालिद भाई या मुस्तफा भाई के दरमियान कोई इख्तिलाफ राय रह गया इस बात पे कि तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो जिस तरह हमने बाकी सारी बातों को खुश असलूबी से बिलाखिर एड्रेस किया, एक भरपूर मीटिंग हमने 11 रुकनी मरकजी कमेटी की, और उसके बाद ये तय कि एक दूसरे की इज्जत और एहतराम, पार्टी के अंदर का जो डिसिप्लिन है, पार्टी का नज़्म ज़ब्त है, पार्टी में कोई भी इख्तिलाफ है उसको
اس کے اظہار کا ایک طریقہ کار ہے. جب ہم نے یہ سب طے کر لیا تو میرے خیال میں ہمارے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل نہیں ہے کہ اگر پارٹی میں ایسا ہوتا ہے, آج کسی طرف سے ہوا کل کسی طرف سے ہوگا, تو کیا یہ مطلب پارٹی کا کوئی بہت اچھا امیج یا اچھا ایکسپوجر جائے گا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم طے کر لیں گے اور آپ کے سامنے اس کا بھی نتیجہ دیں گے کہ انضباطی کارروائی ہونی چاہیے, ہوگی, نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں اس میں میں کوئی بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں. آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. جب بڑے معاملات ہم نے حل کر لیے ہیں, کوئی بڑا اختلاف تھا وہ حل کر لیا, تو یہ میرے خیال میں کوئی بہت بڑی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. فاروق بھائی یہ بھی بتائیے, ایم کیو ایم نے میڈیکل کالجز میں کراچی کے کوٹے پر اندرون سندھ, پنجاب اور دیگر صوبوں کے 100 سے زائد طلباء کو داخلہ دیے جانے کی شکایت کی ہے. کیا معاملہ ہے اور یہ کیا کوئی حل نکل سکتا ہے اس پہ اگر آگے بات بڑھائیں تو؟ میں نے میرے خیال میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک تو انٹرمیڈیٹ میں ہمارے بچوں کے ریزلٹس کو سرپرائز کیا جاتا ہے تو وہ کمپٹیشن سے آؤٹ ہو جاتا ہے, کراچی بورڈ خاص طور پر. پھر ایک طرف آپ لاڑکانہ اور سکھر بورڈ کے نتائج دیکھیں تو آپ کو وہ 80 اور 90% وہاں بچے پاس ہو رہے ہیں, اور یہاں 30 سے 40% بچوں کو پاس کیا جاتا ہے. یہاں A1 گریڈ ان پاس ہونے والے بچوں میں 3% ہے, وہاں A1 گریڈ پاس ہونے والے بچوں میں 20% ہے. تو ایک تو آلریڈی کمپٹیشن, پھر ان کو ایک ساتھ ان کا ایم ڈی کیٹ ایک ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, تو اس میں ظاہر ان کو انٹرمیڈیٹ کا ویٹیج ملتا ہے, ان کو میٹرک کا ویٹیج مل جاتا ہے. ہمارے بچوں کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں بھی جو ہے وہ ان کے کم نمبر ہے, تو کمپٹیشن سے ویسے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو جو کراچی کی 930 سیٹیں بچتی ہیں جو کہ اوپن اس پہ ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب اس میں 100 نہیں 400 500 بچے ایسے ہیں جو اسلام آباد سے لے کر اور خاص طور پہ اندرون سندھ کا ڈومیسائل جن کا تھا, انٹرمیڈیٹ میٹرک اندرون سندھ کا یا اندرون ملک کا, اور داخلہ پھر جو کراچی کے میڈیکل کالج میں, تو کراچی کے بچے پھر کہاں پر جائیں گے؟ جب تک میں نے میڈیکل ایجوکیشن لی تھی تو 90% سیٹس میڈیکل کالجز میں کراچی کے میڈیکل کالج کراچی کے بچوں کی تھی. بالکل یہ دیری کا مسئلہ ہے, اس کی آواز اس سے متعلق آپ آواز دیں. اور ہم نے یہی مطالبہ کیا یا ہمارا ایم ڈی کیٹ نظام الگ کر دیا جائے یا سب کے بورڈ کی چیکنگ کا سسٹم. یہ مطالبہ بالکل آپ کا واضح طور پر سامنے ہے. فاروق بھائی ایک بار پھر ذرا ہم بات اسی کی کریں گے جو پارٹی کے اندر معاملات چل رہے ہیں نا, انٹرنل پالیٹکس کے. دیکھیں گو گورنر گو کے نعرے بھی لگے ہیں یہاں پر, آپ سب نے سنا ہے ظاہر ہے. کیا گورنر سے مسئلہ ہے, ان کے بارے میں بھی مصطفیٰ کمال کی جو رائے ہے وہ سب کے سامنے ہے, یا پھر خالد مقبول صدیقی سے مسئلہ ہے؟ پرابلم ہے کہاں؟ اور وہ جو لسٹ عہدیداروں کی جاری کی گئی ہے کیا اب وہ ختم ہو گئی, نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہے, نئی لسٹ شائع ہوگی؟ نہیں دیکھ, میرے خیال میں اس میں ہم نے ایک دوسرے سے ٹائم لیا ہے کہ اس کو ریویو کیا جا رہا ہے کہ کس طرح کاموں کی تقسیم کار ہوگی, اور اس میں جو سب کی رائے ہے اس کو کس طرح ایکوموڈیٹ زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا. تو میرے خیال میں نے کہا نا, یہ بڑا اختلاف اگر تھا بھی, اور چائے کے کپ میں ایک طوفان آ گیا تھا جس کو چائے کے باہر زیادہ محسوس نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ پیالی زیادہ گرم ہوگی, چائے شاید اتنی گرم نہیں تھی, وہ جو محاورے سارے فٹ ہو گئے, اور اس میں ظاہر آپ بھی پروگرام کے ٹاک شوز کرنے لگ گئے, تو ظاہر میرا بھی فرض ہے کہ میں جواب دوں. تو یہ انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم بالکل ایمیکیبلی باہمی افہام و تفہیم سے فہم و فراست سے انشاءاللہ تعالی حل کر لیں گے. اور وہ جو ایم پی ایس کا معاملہ, نہیں ایم پی ایس کا معاملہ دیکھیں نا, کامران ٹسوری کو آپ نے گورنر کو وہ ذمہ داری دے دی کہ ایم پی ایس کو دیکھیں گے, پھر ایک فرقان وہ آپ کے عہدیدار ہیں کوئی, ان کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے. مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا نام ہی نہیں ہے اس میں, وہ تو بڑے اہل ہیں ان عہدوں میں سے کسی ایک عہدے کے, لیکن ان کو نہیں مل رہا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں مصطفیٰ بھائی, اگر یہ ساری بات ہمارے آپس میں جب سب کچھ طے ہو گیا ہے اور کس طرح کرنا ہے اس مسئلے کو بھی ایڈریس, وہ بھی طے ہو گیا, ماڈس آف اپرینڈی, اور یا خالد بھائی اور ہم سب نے طے کر لیا, تو کوئی بھی ایسا بیان آتا ہے کہ میں اس کو پھر سیریسلی نہیں لوں گا, کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں بیٹھ کر طے کرنا ہے. اور ہماری ایک اور میٹنگ ہے جو ان ساری باتوں کو بھی طے کریں گے. میں کسی کا نام لے کے کیوں کہوں, کس کو کیوں ذمہ داری خالد بھائی نے نہیں دی اور کس کو کیوں دی, تو میرے خیال میں اس میں کسی کی بھی شخصیت کو جو خامہ خواہی کے تنازع میں ڈالوں, یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام کیا ہے کہ میں جسٹیفائی کروں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جب ہمارے درمیان انشاءاللہ مکمل اتفاق رائے سے, اور اللہ نہ کرے کہیں پھر اکثریت سے فیصلہ کرنا پڑے, کوئی بھی فیصلہ ہو تو اس فیصلے کے نتیجے میں پھر مجھے اگر جسٹیفائی کرنا ہے کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی تو کیوں,
اور کسی کو نہیں دی گئی تھی، کہ میرے خیال میں اس سوال کا جواب میں محفوظ رکھوں گا اس وقت جب ہم طے کر لیں گے. صحیح. اچھا فاروق بھائی یہ بھی بتائیے 2 دن پہلے آپ لوگوں نے جو اراکین اسمبلی کا اجلاس بلایا تھا، اس اجلاس میں خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کی شرکت نہیں ہوئی، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ نہیں، خالد مقبول بھائی کو تو اس اجلاس میں ویسے بھی نہیں ہونا تھا، وہ تھے نہیں. مصطفیٰ بھائی اور میں نے مشترکہ طور پہ یہ اجلاس رکھا تھا، دونوں نے یہ اجلاس بلایا تھا. لیکن جب مصطفیٰ بھائی کسی میٹنگ میں پھنس گئے تو انہوں نے مجھے فون کر کے فاروق بھائی یہ میٹنگ آپ کر لیں، میں اگر جوائن کر سکا تو کر لوں گا، اور جو نکات ہم نے طے کیے ہیں تعمیر و ترقی کے عمل کو کیسے تیز کرنا ہے، پی آئی ڈی سی ایل والوں کے ساتھ کیسے کوارڈینیشن قائم کرنی ہے. تو جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو میرے خیال میں اس کے بعد اس میں مزید ہمیں زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے. اس سے جو میں کہہ رہا ہوں اور وہ نہیں، ہم تو سوال کریں گے، ہم نے سوال کرنا ہے. مجھے بتایا کہ گورنر ہاؤس سے ایم کیو ایم چل رہی ہے، یہ بھی ایک بڑا شکوہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا کہ بھائی گورنر ہاؤس سے کیوں چل رہی ہے؟ گورنر کا عہدہ تو وفاق کا ہے، فیڈریشن کی علامت ہے، اس سے ایک سیاسی جماعت کیسے چل سکتی ہے، کیسے آپریٹ کر سکتی ہے؟ عوامی سطح پہ جانا چاہیے اس کو. دیکھیں اگر پولیٹیکل پارٹیز گورنر کو نامینیٹ کرتی ہے اور گورنر کسی پارٹی کا ہے، وفاق کو دیا ہم نے صوبے اور وفاق کے درمیان ایک کوارڈینیشن کے لیے دیا، اور اگر ایکس آفیشو اعزازی طور پر اگر کامران ٹسوری بھائی مرکزی کمیٹی کے رکن بھی ہے، ان سے ہر پالیسی اور ہر اہم فیصلے میں رائے لی جاتی ہے، تو کیا مطلب یہ کہ ان کو تو وہ ان بائس کیسے ہوں گے؟ مجھے یہ بتا نہیں، دیکھیں اس میں ٹیکنیکل ہچ کیا ہے. دیکھیں سنیں، اس میں کیوں آئین میں کیوں ہے کہ گورنر جو ہے وہ ان بائسڈ ہوگا وفاق کی الگ؟ کیونکہ ساری جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز تو ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز ہیں، تو وہ جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کا تو باعث ہوگا ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس عہدہ بھی ہوگا اس جماعت کا، اس لیے یہ پرابلم ہے. اچھا مجھے بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعظم باعث ہوگا؟ لکھا ہے کہیں پر؟ نہیں. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کا، یہ کہاں پر؟ نہیں، میری بات سنیں نا، کہیں پر لکھا ہے کہ چیف منسٹر باعث ہوگا اگر ایک پولیٹیکل پارٹی سے، اور گورنر بھی اگر کسی پارٹی کا لیا جا رہا ہے تو اس پارٹی کے سارے معاملات میں وہ شریک ہوگا. اس مرجر میں جس گورنر کا سب سے بڑا رول، سب سے زیادہ اونرشپ دی، اور انہی نے ڈیلیور کیا، کام کیا، پرفارم کیا. 50,000 بچوں کو 10 لاکھ والا کورس فری جو دے رہا ہے، بین الاقوامی سطح پہ مستند شدہ، کراچی جامعہ نے اسے جو ہے وہ نہیں، تو اس کا کریڈٹ ایم کیو ایم پاکستان تو نہیں لے سکتی نا، اس کا کریڈٹ ایم کیو ایم پاکستان تو نہیں لے سکتی نا. کیوں نہیں لے گی؟ کمیٹی، مرکزی کمیٹی کے کہنے سے سارے کام ہوئے، اور گورنر اس کا برملا اعلان کرتے ہیں کہ مجھے میری پارٹی نے یہ کام دیا ہے، میں جو کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں کوئی بھی اس میں اپنی مرضی سے کیسے اینگل ڈال سکتا ہے؟ جو پارٹی اینگل ڈالے گی وہی اینگل ہوگا نا. اور اگر پارٹی کے اندر بھی یہ سوال ہے تو پارٹی مطمئن کرے گی کہ بھائی کیوں گورنر کا رول ہے اور ہونا چاہیے. یہ مطلب میرے خیال میں عشرت العباد کے زمانے میں جب لندن سے ساری چیزیں ہوتی تھیں تو لندن، عشرت العباد لندن، پھر ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی، رابطہ کمیٹی گورنر ہاؤس میں جا کر بیٹھ کر فیصلے کرتی تھی. تو میرے خیال میں کون سی نئی بات ہو رہی؟ اگر گورنر ایم کیو ایم کا ہے تو وہ ایم کیو ایم کے، اچھا یہاں سے مجھے یاد آ گئی ایک بات، فاروق بھائی ایک بات یاد آ گئی مجھے یہاں سے، وہ مجھے ایک بیان یاد آ گیا. آپ نے جب لندن کا ذکر کیا نا، تو آپ کے گورنر جو آپ کی جماعت کے گورنر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ثالثی کا کردار ملے، اگر چاہیں تو میں ثالثی کر سکتا ہوں ایم کیو ایم لندن کے ساتھ، اور وہ جو بیٹھے ہیں چیف وہاں پر ان کے ساتھ کوئی معاملات طے پا سکتے ہیں، میں کردار ادا کر سکتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو پارٹی کی اجازت سے کہہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں انہوں نے جو بات کی اس کے برخلاف پارٹی نے تو کوئی بات نہیں کی نا، انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے. نہیں تو پارٹی کی آپ رائے کہہ رہے ہیں فاروق بھائی، یہ بات دیکھیں، اگر میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی بھی ذاتی رائے ہے اس پر پارٹی نے کہیں اختلاف نہیں کیا، پارٹی نے کوئی بات نہیں کی ہے، تو میرے خیال میں اس بات کو بھی اس سے زیادہ دیکھنا مناسب نہیں ہے. یعنی لندن اور پاکستان میں کوئی رابطہ ہے؟ لندن اور پاکستان میں سافٹ کارنرز ہیں، یہ تو ہے نا، یعنی پھر اس کا مطلب اس سے سمجھا جائے، ورنہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تعلق نہیں ہے، ورنہ یہ کہتے ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے اس بیان سے. آپ مبصر ہیں، آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ مبصر ہیں، آپ تجزیہ نگار، جو چاہو سو آپ کرو، ہمیں بس بدنام کیا، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، جو چاہو سو آپ کرو، ہمیں بس بدنام کیا. تو آپ کریں بھائی پارٹی نے دیکھیں کوئی بیان نہیں دیا نا اس کے اوپر، ورنہ کہتے کہ بھائی ہمارا تعلق نہیں ہے اس سے. پارٹی کہتی بھائی ہمارا اس بیان سے میرے خیال میں دیکھیں نا،
मैं आपके दिए हुए लफ्ज तो नहीं बोलूंगा, मैंने जो राय देनी थी दे दी, उनकी राय है, पार्टी ने इख्तलाफ नहीं किया, एक राय थी आए चली गई, जहाँ जानी थी चली गई, अगर गलत भी थी तसी कर लेंगे, अगर सही थी कहीं क्लिक करेगी आगे बात बढ़ेगी तो देखेंगे। मेरे ख्याल में इसमें सर वैसे बहुत अच्छी बात है आपकी जो बैकिंग है ना वो सही नहीं, फारूक भाई भी जबरदस्त जाहिर है, एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो जो मर्जर पहले भी हुआ ना, वो भी गवर्नर की बड़ी एफर्ट्स थी और कामरान टिशोरी आप उनके साथ साथ ही थे, ये हम बिल्कुल कहेंगे कि आप और कामरान टिशोरी खड़े हुए थे और बड़ा आपने पेशेंस का मुजाहरा भी किया उस वक्त पीएसपी में, बड़े ज्यादा मुस्तफा कमाल उस वक्त इख्तिलाफात थे, तो वो भी मर्जर था गवर्नर ने किया था, तो शायद ये मर्जर भी ये भी शायद हो जाए खुशाइन बात हो। फारूक भाई क्या लगता है आपको? देखें इंसान की इमेजिनेशन पर, वाइल्ड इमेजिनेशन पर और उसकी सोच की कोई हद नहीं है। अगर आपकी सोच वहां तक चली गई है आपको मुबारक हो और इसको आप रखें, और अगर ये राय है किसी के लिए, अगर कभी कोई नौबत आएगी तो हम देखें सोचेंगे इस बारे में, अभी तो कोई सोच विचार नहीं है ऐसी। पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। स्काई इज द लिमिट, आपकी सोच स्काई इज द लिमिट, मेरी सबकी सबकी आपकी भी। थैंक यू फारूक भाई। मेरी सोच नहीं है, सही, ठीक है, मेरी सोच नहीं ठीक है, है, आपकी सोच है। चले सही, थैंक यू सर। फारूक सत्तार हमारे साथ है, हमेशा की तरह फारूक भाई से बात करने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, खुल के सवाल करते हैं, सवाल करते हैं और वो जिस तरह इट इज व्हाट इट इज, बिल्कुल ऐसे ही, यू नो। तो एक जनाब छोटी सी ब्रेक का वक्त आया है, कहीं मत जाएगा, विल बी बैक विद मोर न्यूज एंड व्यूज। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे की। बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। इस खुसूसी दिन को मद्देनजर रखते हुए रेडियो पाकिस्तान और दीगर निजी रेडियो स्टेशंस में भी रंगारंग प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेडियो अमेरिका में सुना जाता है और सब ममालिक रेडियो की अफादियत और अहमियत जानते हुए बड़े जोशो जज्बे के साथ ये दिन मनाते हैं। ये तमाम वो ममालिक हैं जो ज़रा अबलाग की जदीद तरीन सहूलतें होने के बावजूद रेडियो जैसे मीडियम के साथ, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मीडियम है, मजबूती से जुड़े हुए हैं। और शुरुआत ही रेडियो से हुई है ना? देखिए, और रेडियो हमेशा हर दौर के साथ साथ रहा। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, सोशल मीडिया, लेकिन रेडियो की अफादियत जो है ना, वो जो एक फ्रीक्वेंसी, वो जो एक जहन में, वो जो एक कानों में रस घुलती है ना आवाज, क्या बात है। इसी पे हम बात करें, बिल्कुल बात हमारे गेस्ट आज मौजूद हैं, रेडियो प्रेजेंटर इकबाल शाह हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। बताइए जी, आवाज की जो अच्छा, मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा सा इकबाल शाह जरा एजेड, लेकिन बड़े यंग से इकबाल शाह। बिल्कुल इकबाल यू वेरी यंग, आपकी आवाज में जो जादू है वो भी हमें सुनाएं और रेडियो की इस जर्नी के बारे में बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम सरवर जी, सर थैंक यू सो मच। बस रेडियो भी आई थिंक इसी तरह प्लेटफॉर्म है जिस तरह टीवी है जी, अब सोशल प्लेटफॉर्म्स है। रेडियो में एक आवाज के जरिए आप बात करते हैं अपने ऑडियंस से, दुनिया से, जो आपको लोग सुन रहे होते हैं, तो उसका अलग ही एक मगर इकबाल बेहतरीन बात ये है कि आप लोगों को तैयार होके नहीं बैठना पड़ता रेडियो में, क्योंकि आवाज है तो वो आप जिस तरह भी दिल चाहे, मूड हो नहीं हो, जैसे मुझे और ज़ुएब को तो करना पड़ता है। अच्छा बताइए, कौन से रंगीन दिन या खुशगवार मौके आपको रेडियो की दुनिया के याद है? बिल्कुल सरवर जी, ज़ुएब भाई, आई वुड से कि हर दिन रंगीन होता है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता। रेडियो पे कोई ऐसी कॉल आ जाए, कोई ऐसे मैसेज आ जाए, और जैसे कि आपने कहा कि वी डोंट नीड का मेकअप अच्छा करें, ड्रेस, तो फिर हम ज्यादा कनेक्ट होते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। सही बात। इंस्टिंक्ट्स काफी चीजें आप बोलने लग जाते हैं किसी टॉपिक्स पे जो डिस्कशन हो रही हो, तो हर दिन ही बहुत खास होता है। और मैंने लगे कुकिंग शोज और बाकी और टीवी के काम भी किए, लेकिन रेडियो पे सबसे ज्यादा गिफ्ट्स हमें मिलते हैं। रेडियो का जादू ही और है। अच्छा इकबाल, मैंने पता है इसको कैसे मैंने एनालाइज किया कि क्या जादू क्या है। मुझे ये लगता है कि फोकस होते हैं आप, क्योंकि आप सिर्फ एक आवाज सुन रहे हैं, आपके कानों में एक आवाज आ रही है और आप बिल्कुल फोकस है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये होता है कि आप विजुअल्स भी, यानी आपके सामने वो नजर भी आ रहा है, डिवीजन ऑफ अटेंशन। हाँ, डिवीजन ऑफ अटेंशन हो जाती है, यही वजह है क्या? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जिस तरह सोशल प्लेटफॉर्म पे अभी है
क्विकली लोग घुमा रहे होते हैं, एक वीडियो दूसरी तीसरी, तो टीवी पे भी काफी ज्यादा चीजें आपको जरा और भी नजर आती है, लेकिन रेडियो पे कुछ नहीं, आप बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। कई ऐसे लोग हैं, जो एक बंदा था देख नहीं सकता था, वो कह रहा मैं 30 साल से रेडियो सुन रहा हूँ, या मेरे अपने जो ऑडियंस में से थे जो कहते 3-4 साल से शो सुन रहे हैं आपका, और कनेक्ट है, उनको सब कुछ पता होता है। हमें खुद भी हैरत होती है इतना ज्यादा उन्हें कैसे पता है। तो वजह वही जो आपने कहा कि कनेक्ट। इकबाल ये भी बताइए कि आईटी और बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, रेडियो का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फ्यूचर आई थिंक सरवत जी बदलाव आता है हर दौर में। इस तरह भी अपना वेब भाई ने भी कहा कि यूएस में सबसे ज्यादा रेडियो सुना जाता है, हजारों में रेडियो है, वेस्ट में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, यहाँ भी पॉडकास्ट और ये चीजें चल रही हैं, एक तरह से रेडियो ही है। रेडियो में इस तरह स्टूडियोज होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उसी टाइप की चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा बताइए, आजादी की बात करें ना कि और हम तो बचपन से ये सुनते आए ना, वो ये बीबीसी लंदन है, मैं हूँ रजा अली आब्दी। हाँ, क्या रजा अली आब्दी साहब की आवाज गूंजती थी। अच्छा इकबाल, अगर किसी दिन गला खराब हो जाए फिर क्या होता है? बस गले को बचाएं। अच्छा, कितने ऐसे लोगों को आपने, डिप्रेशन में लोग थे जिनकी कॉल ऐसी आई और आपने उनको डिप्रेशन से निकाला, कोई ऐसे वाकयात जो आपको याद रहे हो, मेमोरेबल कोई वाकयात हो आपकी ट्रांसमिशन के? डिप्रेशन तो होने की कोशिश करते हैं बचाएं, और सही आई थिंक अंदर जिसके होता है डिप्रेशन वो तो फिर रहेगा, खुद अगर होना चाहता है तो फिर उसको एक को अच्छा गाना सुन के सुकून मिल जाता है, बात करके आवाज सुन के वो हो जाता है। जबरदस्त। जो होना ही नहीं चाहते फिर वो नहीं हो सकते। इकबाल शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वर्ल्ड रेडियो डे पे हमारी आवाज प्रेजेंटर्स को हम स्टूडियोज में बुलाएंगे तो उनसे फिर बात होगी तो और मजा आएगा। बिल्कुल जी। अब एक शेर से शुरू करते जी। आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना न थे। आशना न थे। फैज की बात करें, बिल्कुल तरक्की पसंद शायर फैज अहमद फैज की 41वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फैज अहमद फैज 20 नवंबर 1984 को जहान फ़ानी से कूच कर गए और लाहौर में उनको आसूदा खाक में है। उनका इनकलाब, जिद्दत और शख्सी आज़ादी की जो उन्होंने बात की, अलमबरदार थे वो। फैज़ अहमद फैज़ को कौन भूल सकता है, उनका जो किरदार इस मुआशरे के लिए, उसकी इस्लाह के लिए रहा है, तनकीदी जो उनका पहलू रहा है, रेवोल्यूशनरी जो उनकी शायरी रही है, मुआशरती मसावात, इंसानी हुकूक के अलमबरदार और उर्दू के एहसास शायर फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। अपनी शायरी और नसरी तहरीरों में फैज़ अहमद फैज़ ने मजलूम इंसानों के हक़ में आवाज़ उठाई और लोगों को ये तरीक़ा बताया कि वो कैसे अपनी हक़ की आवाज़ उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने बड़ी मुश्किलात भी उठाई, यानी उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाइयाँ होती रहीं। फैज़ अहमद फैज़ को यानी अपनी जान भी बचानी पड़ी, उनका लाइफ भी स्टेक पर आई बहुत सी जगहों पर, लेकिन उन्होंने वो जो इनकलाबी शायरी थी और मुआशरे की तरफ जो उनका तनकीदी पहलू था और हुक्मरान तबके की तरफ या फिर उनकी जो ज़्यादतियाँ थी, नाइंसाफ़ियाँ थी, उनके बारे में जो वोकल थे फैज़, और अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी नसर के ज़रिए जो एक तहरीक पैदा करते थे, आम आदमी की आवाज़ थी। बिल्कुल जी। एक और शख्सियत, बहुत ही अनबिलीवेबल शख्सियत, जिन्होंने पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम, अपनी आवाज़, अपनी एलोक्यूशंस, अपनी पोइट्री से ज़ाहिर किया, वो है ज़िया मोइनुद्दीन साहब। बिल्कुल, ज़िया मोइनुद्दीन साहब आज दूसरी उनकी बरसी है। ज़िया मोइनुद्दीन की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में भी फ़न के उन्होंने जौहर दिखाए। ज़िया मोइनुद्दीन ने अंग्रेज़ी अखबार में कॉलम भी लिखे। तो एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, रिपोर्ट नहीं है, तो ये हमने ट्रिब्यूट दिया ज़िया मोइनुद्दीन को और फैज़ अहमद फैज़ साहब को। ज़िया साहब का नाम अगर निकाल दिया जाए आप, तो फिर आपका लिटरेचर से एक बड़ा नाम, जो कि जिसकी वजह से बड़े खला पैदा हो जाता है, और अभी भी वो खला। एक शेर है उनका, वो जरा पढ़ लें, ये रहा। अच्छा, आप पढ़ेंगे तो वो एक, अच्छा मैं ऑनलाइन हम ये कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम जरूर ज़िया मोइनुद्दीन साहब की बात करेंगे, और उनकी आवाज़ हमेशा हमें याद रहेगी, और जिस तरीके से मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस क्या होती है, आवाज़ का उतार चढ़ाव क्या होता है,
स्ट्रेस एंड पॉज कहाँ देने हैं, उर्दू ड्रामेटिक्स हो जाए, बोलने का जो तरीका है, बिल्कुल डायलॉग डिलीवरी हो जाए, एक्टिंग हो जाए, स्टेज प्रेजेंस हो जाए। ज़िया मोइनुद्दीन साहब ने परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के जितने भी स्कूल्स हैं उनके पे भी उनकी बहुत ज़्यादा फोकस रहा। जनाब एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक से आने के हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास और बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पे, तो कहीं मत जाइएगा, प्लीज़ डोंट मिस आउट, विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करें जो हर सोसाइटी में ये मसला मौजूद नज़र आता है कि पेरेंट्स की रिलेशनशिप का असर बच्चों पे कितना गहरा पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब पेरेंट्स का रिलेशनशिप यानी ताल्लुक़ उनका मुतासिर होता है और आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो ही जाता है, लेकिन वो एक हद तक जब पहुंच जाता है और फिर आपस में ताल्लुकात मुतासिर होना शुरू होते हैं, तो बच्चों के जो मामलात हैं वो ख़राब होते हैं और उनका फ्यूचर ज़ाहिर स्टेक पर लग जाता है। बच्चों में फिर वो एग्रेशन आता है और बच्चे चीखना, चिल्लाना, बात ना मानना, ज़िद्दी होना, तो ये सारे मामलात इसी से जुड़े हुए हैं। तो हम इसी पर बात कर रहे हैं, बच्चों की। बिल्कुल। और हमारे ख़ास मेहमान आज मौजूद हैं, मेहर फातिमा लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एडवोकेट मोहम्मद नवाज डाहिरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को ही हम साथ बुलाते हैं बिकॉज जो टॉपिक्स हमारे होते हैं वी वांट एवरी सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव फ्रॉम इट। सो मैं स्टार्टिंग विथ यू बिकॉज यू आर अ लाइफ कोच, कितना डायर नीड है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक मियाँ बीवी के ताल्लुकात का रिफ्लेक्शन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं बच्चे? कितना ज़रूरी, तो बहुत ज़रूरी है। आई मीन इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ताल्लुकात चाहे वो सेपरेशन की तरफ जा रहे हों, डिवोर्स की तरफ जा रहे हों, या ताल्लुकात में कुछ ऊपर नीचे मसले मसाइल चल रहे हों, सब चीज़ का इफ़ेक्ट बच्चों पे जाएगा। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज कि चाहे डायरेक्शन कोई भी लें, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द चिल्ड्रन, but what is more important is how is it affecting it, and I think that is a better quality question to ask, right? कि किस किस्म की उनके ऊपर जो है वो नज़रअंदाज हो रहा है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, आप क्या चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ टू मेक दिस ट्रांजिशन ईजियर फॉर देम, एंड आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट। नवाज, आप बताइए कि ये मामलात की जिनकी हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इससे मुताल्लिक़ फिर वो घर से निकल के मामला अदालत में भी आता है और फिर एक दूसरे पे केसेस होते हैं, फिर अपनी वॉशिंग योर डर्टी लेटर इन पब्लिक वाली बात होती है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगते हैं। तो कैसे कितने केसेस आ रहे हैं आजकल के दौर में? क्या वाकई ऐसा हो रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं केस? आपके इस प्रोग्राम के आगाज़ में एक शेर पढ़ूंगा अगर इजाज़त हो। जी जी जी। ये कंक्लूजन ही होगा कि गैरों को कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। जब भी मैं फैमिली कोर्ट में पेश होता हूँ तो मुझे वो शेर याद भी आता है और मैं कई बार मैं जज साहबान के सामने भी पढ़ चुका हूँ कि गैरों को कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमको कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो ये इश्यूज़ शुरू ही यहाँ से होते हैं और लिटरली मैं हैरान हूँ कि मैंने पिछले साल कोई हज़ारों केसेस, फैमिली केसेस डील किए हैं और एक जो कॉमन वर्ड है ना, जो कॉमन सेंटेंस है जो मुझे सुनने को मिलता है वो दोनों पार्टनर्स की तरफ से कि मुझे अपने हस्बैंड से कोई इशू नहीं है, मुझे अपने बीवी से कोई इशू नहीं है, इनके बीच की जो फैमिली है उनसे मसला है। इन लॉज, अच्छा दोनों तरफ इन लॉज, मतलब एक तरफ नहीं, दोनों तरफ हमें इशू वहाँ से है। तो मामला ये है कि जब बैरूनी मुदाखलत कहीं पर भी हो जाए ना बिल्कुल है, तो मामला तो नवाज फिर कहता है कि मुझे क्यों निकाला? ये तो एक से तीन चार जवाब कह रहे हैं आप। क्योंकि हमारा वैसे भी हज़फ कर दे ये हज़फ कर दे। तो हमें क्यों निकाला फिर? तो बिल्कुल ऐसा ही है। और आप अगर स्टेटिक्स लेकर चलेंगे ना तो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्टेड केसेस हैं ना कोर्ट्स में, वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि तमाम तर जो जितनी भी जो आप टॉक्सिक रिलेशन पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जितनी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं ना वो यहाँ आके आपको पता चलता है जब आप गार्जियनशिप के केस में जा रहे होते हैं या फैमिली हॉल में, मीटिंग हॉल जो हर कोर्ट में बना हुआ है, वहाँ जाके आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है।
वालिद वैसे टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब आपको पर्टिकुलर 1, 2, 4 घंटे मिलते हैं कि आपको जाके मीटिंग करनी है, तो उस वक्त आप उस वालिद के तेवर देखें, वो उस वक्त तो बच्चा बन जाता है। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो वो उस वक्त वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अगर वालदा है और हम देखते हैं कि वालदा कोर्ट में आके जिस तरह से चीज़ों को डिसेंसी दिखा रही होती है या ओबीडेंसी दिखा रही होती है, वो शायद घर में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं जिसकी यहाँ पहुँचते हैं या इस नौबत पे आते हैं। और हमारे यहाँ एक सेंटेंस कहते हैं फैमिली कोर्ट में, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं जब कोर्ट में केस होता है, भले वाइफ करे या हस्बैंड करे, तो कहते हैं कि घर का मामला यहाँ ले आई। हम एक जुमला कहते हैं कि देखें, जब आपके मामलात घर की 4 दीवारी तक हैं तो ये घर का मामला है, जब वहाँ से बाहर निकलता है तो ये सोसाइटी का मामला है। और उस पर मैं हमेशा एक लफ्ज़ कहता हूँ कि स्पीक अप। क्या सही बात की है मेहर। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सी कि ख़वातीन जो है, माएँ जो हैं, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अपने मियाँ के साथ या ससुराल वालों के साथ रहती हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि बच्चे अफेक्ट ना हो। तो दैट टोल इज़ टेकन ऑन द मदर ऑल्सो एंड ऑब्वियसली वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट बच्चों तक पहुँचता है। वो जो ये रबर बैंड की तरफ फीलिंग्स हैं, उसमें क्या करना चाहिए? बिकॉज इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट फॉर अ मदर स्पेशली। आई थिंक बहुत ही अच्छा तुमने पॉइंट निकाला है, इसलिए क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, आई एम together because of the kids. Yes. This is the most repeated statement in my room. Every client, whether that it's a man or a woman, by the way. So it's not just towards women, but even आदमी, बहुत से आदमी होते हैं, they want to leave their marriages, they want to step out. They're like, I'm in it for the children. And my response to both men and women is, आप उनकी ज़िंदगी ज़्यादा तबाह कर रहे हैं इस तरीके से रहने में। बिकॉज आप क्या कर रहे हैं कि उनके आगे वाली जो जनरेशन है उसके लिए आप एक रिलेशनशिप का एक बैरोमीटर, एक तरीका सेट कर रहे हैं। तो एक आई ऑल्सो डोंट इवन यूज दिस वर्ड एज वेल बिकॉज वी आर नॉट ब्रोकन। ब्रोकन ही नहीं है, इट्स ट्राइंग टू फाइंड अ स्पेस वेयर वी कैन लिव together and I think that's important, ताकि बच्चों को भी ये एहसास हो कि चाहे माँ बाप अलग रहें या वो साथ में रहें, तो हम ना बच्चे ब्रोकन है ना माँ बाप ब्रोकन है। It's trying to figure out a healthier space to live together. और ये कहना है कि just because of kids we are able to, इसका मतलब है कि free will तो है ही नहीं आपकी, तो आपने कह दिया। बिल्कुल। तो in other words आप कह रहे हैं कि free will नहीं है। तो नवाज मुझे ये बताएं कि आपके मुशाहिदात में, तजुर्बात में कितने केसेस ऐसे हैं कि जो अदालत में आए और उसके बाद दोनों का आपस में जो भी मामला थे, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो रिजॉल्व हुई और वापस वो चले गए एज अ फैमिली वो रह रहे हैं? ऐसा भी हुआ? बहुत बार हुआ है और मेरी कोशिश तो 100 में से 99% यही होती है कि मामला रिजॉल्व हो। इसे ADR पैटर्न कहते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अच्छा, मैं एक चीज़ में आपने ऐसा टॉपिक रखा है कि मैं अगर 2 घंटे भी बात करूँ कम होगा, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है इस मामले में। हमारे सोसाइटी में इशू क्या है कि हम एक दूसरे को सुनते नहीं हैं। अच्छा, मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ जी आप बैठें, तशरीफ़ रखें, जी क्या मामला है, इसके बाद मैं नहीं बोलता। और मैं हार्डली कोई 20 मिनट तक खामोश रहता हूँ, 25 मिनट तक खामोश रहता हूँ, उनकी सारी दास्तान पूरी हो जाती। अच्छा, जब वो पूरी मामला ख़त्म हो जाते हैं और फिर जब हम बोलना शुरू करते हैं तो उस वक्त फिर देखें कि वो सारी चीज़ें एडाप्ट हो रही होती हैं। तो मैंने ये देखा है कि मेरा बस चले तो मैं हर जगह जाके लोगों को कहूँ कि भाई लिसनिंग पावर जो है वो अपने आप अंदर इन्हांस करें, लोगों को सुनने की सलाहियत पैदा करें। और इसमें थोड़ा ऐड ऑन ये भी करते हैं कि उन बच्चों की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है जब वो आते हैं साथ, डरे हुए, सहमे हुए, बात नहीं कर सकते, तो इस तरह के होते हैं वो बच्चे, अलग मुख्तलिफ नजर आते हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मम्मा के साथ जाना है या पापा के साथ जाना है। अच्छा, इसमें पता है क्या हो रहा होता है? उसमें क्या हो रहा होता है, लिटरली मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। क्या हुआ कि एक बच्ची थी, उनके माँ-बहन सेपरेशन हो गई। अब बच्ची थी 4 साल की, 4.5 साल। माँ को ये कंडीशन आई कि आपसे शादी करूँगा, सेकंड जो शादी थी, लेकिन इस बच्ची को कहीं साइड पे करूँ। अच्छा, माँ ने बड़ा मुश्किल हो के कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि भाई ये बच्ची जो है मैं वालिद को देने के लिए तैयार। हमने नाज़िर अपॉइंट करवाया कि भाई बच्ची वालिद को दे दिया। सुबह को मैंने जब वो मंज़र देखा कि पूरी रात माँ सोई नहीं
अपनी बेटी को मेहंदी भी लगाई, इस तरह से रुखसत कर रही है जैसे शादी के लिए रुखसत कर रही है। Oh my God. और सुबह को जब वो हैंड ओवर कर रही है नाजिर के जरिए, हम वहाँ खड़े थे, तो माँ लिटरली ऐसे रो रही है जैसे जनाजा है। अल्लाह अकबर। अब सिचुएशन ये है कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका। एक और चीज़ आपके साथ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ हम चूँकि क्रिमिनल केसेस भी करते हैं, फैमिली केसेस भी करते हैं, जैसे क्रिमिनल केसेस में एफआईआर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी तरह निकाहनामा जो है वो बहुत बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज भी जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं हम, जब बिटवीन फैमिली, तो निकाहनामा आता है, इसको तो साइड पे कर दो। अच्छा उसका लास्ट लीस्ट इम्पोर्टेंस, और उसको फिर पीछे से वो मौलवी साहिबान जो है वो लाइन लगा लेते हैं। जहां आपको लिखना है कि हक महर क्या है, मुअज्जल क्या है, गैर मुअज्जल क्या है, कंडीशंस क्या है, आया खातून खुद भी तलाक दे सकती है या नहीं दे सकती, लिखा हुआ है उस पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब कट जाता है, वो सारी चीजें कट जाती हैं। इन्फॉर्मेशन लेनी, इवन आपके गवाह जो हैं वो विटनेस भी एक ही तरफ से वन साइडेड होते हैं, मतलब दूल्हे की तरफ से ज्यादातर होता है। निकाहनामा तो इज अ होल इशू जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। Meher, they say your marriage is your child's first model of love, 100%. conflict and respect. Your son will repeat it and your daughter will accept it. How honestly apt is that? 100 क्या 1001% true, because जो बच्चे देख रहे होते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड या उनकी चाइल्डहुड तो सबसे ज़्यादा, because that's the most absorbent time, but also while they're growing up, a girl will accept exactly the way that a man will be treating the mother. Not just the mother. See, a man will also not just treat the wife that way, he'll also treat his mother that way, he'll also treat his sisters and the rest of the women he works with or is around with. So that's also a barometer. So बच्ची जिसकी अभी इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी चीज को समझे, कि वो देखे कि मैं गलत काम मैं नहीं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, उसके एग्जांपल के ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि मेरा बाप तो इधर है, पेडेस्टल पे है ना, तो दैट इमेज विल देन कंटिन्यू टू स्टे। हाँ, ये अपनी लाइफ में ऐसे ही जाना। और एंड सो गोज विद द बॉयज, इट्स द सेम रिलेशनशिप एंड द बॉयज देन रिपीट द सेम पैटर्न बिकॉज दे हैव ओनली सीन दैट एज अ रोल मॉडल। लड़के रोल मॉडल ढूंढते हैं, लड़कियां भी रोल मॉडल ढूंढती हैं, तो आप किस किस्म के रोल मॉडल बनना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए? मेरा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पर्टिनेंट ये सवाल है कि कितना ज़रूरी है कि हम एक मैरिज में आने से पहले हील्ड ह्यूमन बीइंग्स बने। हीलिंग हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं है। आई लव द क्वेश्चन। एक लव्स है हील्ड, और मैं इसको हीलिंग में बदलना चाहूंगी, क्योंकि हम कंटिन्यूसली हील कर रहे हैं, और हम जिंदगी में ऐसे कई तजुर्बात से गुजरते हैं, ऐसे कई इंस्टेंसेस से गुजरते हैं जिसमें हमें कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। दैट गोज टिल द एंड। तो अगर आपकी जर्नी में वहाँ कोई फुल स्टॉप आ गया है, तो देन दैट मीन्स कि आपकी ग्रोथ में फुल स्टॉप है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज कि दो लोग अगर किसी यूनियन में, किसी पार्टनरशिप में, किसी शादी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने वाले हैं, टू हैव सच कॉन्वर्सेशंस कि आया हम अपने ऊपर किस तरीके से काम करना चाहते हैं एज इंडिविजुअल, क्योंकि एक सेल्फ आइडेंटिटी भी बहुत ज़रूरी है, एंड एज अ पार्टनरशिप, क्योंकि दो लोग एक पार्टनरशिप, एक टीम के साथ काम करें, उनकी जो लाइफ ट्रैजेक्टरी है वो डिफरेंट। हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम यानी लव, कभी हम कहते हैं कि भाई प्यार तो है ना, लव अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो रिस्पेक्ट का पहलू हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये तो अलग अलग चीजें हैं, रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है और उसके साथ साथ लव, यानी ये क्या है, इस कॉम्बिनेशन? मेरे ख्याल से प्यार और मोहब्बत और रिस्पेक्ट दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज है। आई मीन दिस इज माय ओपिनियन, सबके अपने अपने ओपिनियन है। रिस्पेक्ट तो एक बेसिक प्रिंसिपल है, इट्स नॉट समथिंग कि हमें उसके बारे में ये मैं लोगों को बोलती हूँ कि ये एक बेसिक चीज़ है, जैसे रोटी कपड़ा मकान टाइप है ना, वैसे रिस्पेक्ट भी है। तो रिस्पेक्ट पहले अपने आप को करें, फिर आपको वही रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि हमारी जो भी रिलेशनशिप्स हैं दुनिया में वो एक मिरर हैं। हम जैसे दूसरों अपने साथ हैं वैसे ही दूसरों के साथ इट कम्स बैक टू अस। सॉरी एडवोकेट साहब, ये बताइए, जब आप कोर्ट केसेस में जाते हैं तो आप देखते हैं कि इशू क्या है बीच फैमिली के या कपल के दरमियान। जब इशू सामने आते हैं तो वो पता चलते इश्यूज इतने बड़े नहीं हैं, तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन वजूहात बनती हैं एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा करने में। क्या ये नज़र आता है आपको? देखिए, हमने
वो एक अगर इजाज़त हो तो फिर ये एक ऑन लाइटर नोट, वो कहते हैं ना कि इलेक्शन से पहले और शादी से कबल किए गए वादे जो हैं हवाई फायरिंग होते हैं। बिल्कुल होता यही है कि ये जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना शादी से कबल, इस रिलेशन से कबल, वो फिर पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूँगा कि हस्बैंड एंड वाइफ को शादी से कबल बैठ जाना चाहिए, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ एक दूसरे को बता देनी चाहिए कि क्या मैं हाउस वाइफ बनूंगी या वर्किंग वुमेन बनूंगी, क्या मैं कैरियर ओरिएंटेड हूँ या मैं फाइनेंसेस पे बात करें, बच्चों पे बात each and करें, ये everything सारी पे बात basic करें। चीज़ों पे। देखिए उसके बाद जब आप शादी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं ना, तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और उस वक्त फिर ये होता है कि वो वही जो जिससे आप शादी कर रहे होते हैं, वो लड़की कहती है मैं तो कैरियर ओरिएंटेड हूँ। अच्छा, पहले वो हाउस वाइफ होती है, या पहले वो कहती है कि मैं कैरियर ओरिएंटेड हूँ, बाद में हाउस। तो ये चीज़ें तय होनी चाहिए। घर कैसे चलेगा, फाइनेंस कैसे चलेगी, क्या आप अर्निंग करेंगी, नहीं इसमें करेंगी। एक और पहलू भी है ना कि इंडिपेंडेंस कितनी मिल रही है हमारे माशरे में, ये भी बड़ा एक सवाल है और ये बड़ा एक फैक्टर है इसमें। बिल्कुल है, क्योंकि कल्चरली और सोशल कंडीशनिंग में ये कि औरत का फौरन एक नज़रिया ही बदल जाता है जैसे वो शादी कर लेती है। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो मर्दों की भी बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ है जो औरतें पहले कर रही होती हैं वो एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, और फिर अचानक से नहीं होती है। तो Yes. go ahead. Sorry, we're short on time. मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे महर ये है कि मैरिज काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? एक्सट्रीमली ये बहुत बताइए। ज़रूरी है। एंड आई थिंक ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे लोगों को थोड़ा फेमिलियर भी होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग, कोचिंग, थेरेपी, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आएंगी और आपको फैसिलिटेट करेंगी आपकी जर्नी में और आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। भाई वक्त क्या हमारे बात पास है, खत्म हो गया, वक्त लेकिन का बहुत सी बातें थी जो करनी थी। एडवोकेट मोहम्मद नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। महर फातिमा, आपका बहुत Thank you very शुक्रिया। जनाब, इसका क्रक्स यही है कि अगर एक चीज़ आपसे सही नहीं चल रही तो सोसाइटी में और भी कई प्रोफेशंस हैं जो इस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं आपके लिए। और एक खातून और मर्द को स्पेस दे थोड़ा। अगर शादी हो गई है तो उसके बाद उनको जरा सा स्पेस चाहिए। और वो जो बैरूनी मदाखलत की बात की है, हालांकि वो बैरूनी नहीं, अंदरूनी लोग होते हैं, आपके खानदान के लोग होते हैं, लेकिन उनको भी जरा रियलाइज करना चाहिए कि लाइफ दोनों की चेंज हो गई है, तो जरा सा इनको प्रायोरिटीज चेंज होगी। और आपका रिलीजन भी आपको इस चीज़ में मदद देता है कि आप अपने स्पाउस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। और तो कोशिश करें कि कम्युनिकेशन रखें, दिलों में बातें ना रखें। कम्युनिकेशन इज द की टू एनी सक्सेस। मैं यही कहता हूँ, राइट? बिल्कुल जनाब, आई रियली होप इस सेगमेंट से आपको थोड़ी दिली तसल्ली हुई और आपको मदद मिली हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज हम आपसे खुदाफिज करें। कल फ्राइडे इनका फेवरेट डे है, मुलाकात होगी बिल्कुल आपसे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन और अपना फीडबैक देते रहिएगा जी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।